अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उम्मे अमान काजी का मुकम्मल नावल ये अंधों का शहर है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटी हुई है मुबारक हो। नर्स ने जैसे ही आकर बताया था, बेगम जी का चेहरा तारीक पड़ गया था। जदीद टेक्नोलॉजी के करिश्मों के बायस वो भी कई माह पहले ही इस बात की तस्दीक करवा चुकी थी, मगर पीर जी के करामात पर फिर दिल दिल से यकीन रखती थी, जिसका बताया हुआ कोई वजीफ़ा, कोई अमल ऐसा नहीं था जो उन्होंने दिल लगाकर ना किया हो। हर बार के बारी नजराने के बाद पीर जी जैसे ही कहते कि देखना, इस बार हक नवाज रंधावा के घर वारिस ही जन्म लेगा, वो पूरे दिल से ईमान ले आती थी इस बात का। मगर अब नर्स ने जैसे ही बताया था, एक लम्हे के लिए तो उन्हें अपनी समायतों पर यकीन ही नहीं आया था। शायद मेरे किसी अमल में कोताही रह गई थी, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा और सामने से आते सफियान पे नजर डाली। क्या हुआ? इसे भी माँ के चेहरे को देखकर अंदाजा हो गया था कि क्या खबर हो सकती थी। सुमामुल के से अंदाज में पूछा था, बेटी? वो तवील सांस लेकर बोली थी। सफियान का चेहरा पहले जैसा बेतासर ही रहा था। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, एक ज़रूरी मीटिंग है। असफ़ी की कई कॉल्स आ चुकी हैं, मुझे ज़रूरी पहुंचना है। ड्राइवर बाहर मौजूद है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसको बता दीजिएगा। और ये रखी किधर है? इसने माँ को अकेले देखकर पूछा। यही है, वॉशरूम तक गई है, वो थके थके से लहजे में बोली थी। असफ़ी कॉल कर रहा था, इसे बता देता हूँ, इसने जाते जाते कहा। रहने दो बस। क्या कहोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी हम 5 साल से आस लगाए बैठे हैं। इस बार भी 5वीं बेटी हुई है, इस बार भी हक नवाज के कंधों का बोझ पहले से बढ़ गया है। उन्होंने अजीब से लहजे में कहा था। ठीक है, मैं राब्ते में रहूँगा। सफियान ने इसकी बात पर किसी भी तबसरे से गुरेज किया। हाय कड़ियल जवान मेरा शहजादा, 5 बेटियां मतलब 5 पहाड़ जैसे बोझ। बताता नहीं है तो क्या मैं नहीं जानती कैसे वारिस ना होने का गम इसे अंदर ही अंदर खा रहा है, और बाहर ये खामोशी ही खामोश होता जा रहा है। वाह रे मालिक, कैसी ये तेरी हिकमतें हैं। हम क्या जाने कि कहीं लौटाने पे आए तो खजाने लटा देता है, और कहीं ज़रूरत हो तो तब भी कासा खाली का खाली रहता है। उन्होंने आसमान की तरफ देख कर शिकवा किया था। कशफ? उन्होंने अपने पास सोई कशफ का बाजू हिलाया। क्या है? अनुदगी में ही इसने करवट बदली थी। मुझे लगता है कि किचन की छत भी टपक रही है, जाकर ज़रा देख लो। मैंने उठने में ही घंटा लगा देना है, तब तक पूरे किचन का सत्यानाश हो जाएगा। मैं आज कह भी रही थी कि जहाँ इतनी जगहों पे लपाई कर दी है, कुछ की किचन की छत भी देख ले, मगर तुम्हारी जिद नहीं। अभी 15 दिन पहले तो लपाई की है। अरे बली मानस, बारिश भी तो देखो कैसी तूफानी है, मानो कि रहमत ना हुई, हमारे गुनाहों की सजा ही हो गई। बरसने पे आई है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मालिक खैर करे। वो तस्बीह हाथ में लिए फिक्रमंदी से छत की तरफ देख कर कह रही थी कि बारिश में इसकी नींदें ही उड़ जाया करती थी, खुसूसन गर्मियों की बारिश में, जब आसमानी बिजली की चमक और गर्ज इनका दिल दहला दिया करती थी। अब भी मूसलाधार बारिश के साथ तेज़ हवाओं का शोर और आसमानी बिजली की कड़क दिलों को सहमाए दे रही थी। वो और ज़्यादा तेज़ी से इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। इसी पल पानी से शराबूर कशफ कमरे में दाखिल हुई। सर पे डाली खाली बोरी उतार कर कमरे के एक कोने में डाली। इसी पल कमरे में जलता ज़ीरो वाला बल्ब और पंखा बंद हो गए थे। वाह मेरे मौलक, तेरी तकसीम भी निराली है, वो बुड़बड़ाई। मगर अम्मा के कानों में फिर भी कुछ अल्फाज पड़ ही गए थे, सो फौरन ही टोक दिया था। कितनी बार कहा है कश्यप कि हर वक्त इसके सामने शिकवों की गठरी खोलकर मत बैठ जाया कर, कभी शुक्र का कलमा भी पढ़ लिया कर। वो खौफे खुदा रखने वाली काने खातून थी, जिनके सोचने और कश्यप के सोचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब ही तड़क कर बोली थी, पूरी कायनात में एक वही तो मेरा दोस्त है जिससे मैं दिल की हर बात कह सकती हूँ। अब इस एक कमरे में एक थाल, एक बाल्टी, 2 टब मुख्तलिफ जगहों पर पानी रोकने के लिए रखे हैं। इसको बताऊं ना कि देखो तो बगल वाले घर में और हमारे घर में चंद फीट का फासला है, मगर 15 दिन से इनके घर में सावन के झूले बंधे हैं। बरसात का एक पकवान खाया जा रहा है तो दूसरा पकाया जा रहा है। एसी वाले कमरों में कंबल ओढ़े मकीनों को पता भी नहीं कि ऐसी बारिशें सिर्फ खुशियां मनाने के लिए नहीं होती। इनमें किसी के मवेशी बह जाते हैं तो किसी के घर और कोई छत गिरने के खौफ से रातें जाग जाग कर गुजार देते हैं।
बिजली चली भी जाए तो जनरेटर चलाकर जिंदगी के मजे लेने वाले क्या जाने कि दिन भर के थके बदन रात को नींद और बिस्तर पर आराम मांगते हैं, तो बिजली की बंदिश, मच्छरों की बहतात और हबस भरी गर्मी की तकलीफ कितनी जानलेवा होती है। इसको सब पता है कश्यप, वही तो है जो दिलों के राज खूब जानता है। वो हौले से बोली थी। बस मुझे नहीं पता, मैं जब तक सारे दिन का अहवाल इससे बयान न कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। आपसे बात करूँ तो डांट देती हैं। विरदा का लेक्चर शुरू हो जाता है और गुड्डू का मजाक। वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं करता, न डांटता है, न लेक्चर देता है और ना ही मजाक उड़ाता है, बस सुनता है। वो अपने मखसूस अंदाज से बोली थी। उफ, गुड्डू के बच्चे सारा दिन मोबाइल देख देख कर बैटरी जीरो कर दी, अब क्या बिजली की चमक पर गुजारा करेंगे। मोबाइल उठाकर लाइट जलाने का इरादा किया तो बैटरी लो देखकर चिल्लाई। तुमने कौन सा लिखने पढ़ने का काम करना है आपा इस वक्त। गुड्डू जो हब्स और गर्मी की वजह से जाग गया था बेजारी से बोला। कश्यप, हाथ वाला पंखा ला दो, मैं गुड्डू पे हवा दूं। बैठी रहे अम्मा वहीं, पाँव से मजदूर हूँ, हाथ सलामत है मेरे, मैं कर लूंगा खुद को हवा। गुड्डू न जाने क्यों आज बेजार हुआ पड़ा था। हालांकि पोलियो ज़दा टांग के बावजूद भी वो एक खुश मजाज बच्चा था। शायद मुसलसल होने वाली बारिशों के बाद ये जो बिजली के अलावा बेशुमार मसाइल थे जिनसे इनकी माँ और कश्यप 24 घंटे नब्ज़ आजमा रहती, इनका असर था कि इस पर भी कभी कभी चिड़चिड़ापन तारी हो जाया करता था। ये रबनवा सुबह से नजर नहीं आ रहा। दुल्हन के घर से सारा सामान आ गया मेहंदी का, कम से कम अपना जोड़ा ही देख ले जो इसने जागे पे पहनना है। टपके पर हीरा जड़वा के दिया है मेरे अब्बे ने। पुत्रों की शादियां तो हर कोई करता है हक नवाज, मगर अब्बा तो बेटी की शादी इतनी शान से कर रहा है कि एक दुनिया वाह वाह कर रही है। रुबीना फखर से कहते हुए कमरे में आई थी जहां हक नवाज अभी अभी आकर बैठे थे। यह तो है रबीना बेगम, चाचे का दिल बहुत बड़ा है। घर पे तो नाइंसाफी हुई ना कि हमारी शादी पर जागे पर पटका बंदाई में पहनाई सोने की अंगूठी, और छोटी बेटी इतनी लाडली है कि इसके मियाँ को हीरे ही जड़वा दिए पटके में। हक नवाज बातों बातों में मुस्कुराकर जुता गए थे। सब्र तो करते हक नवाज साहब, वक्त आने पर आपको भी पता चल जाना था कि मेरे अब्बे ने कभी किसी मुलाजम का हक नहीं मारा। मैं तो फिर इनकी प्यारी बेटी हूँ, लेकिन आपने जता दिया तो सुन लें, अब्बा जी ने दोनों दामादों के लिए हीरे जड़े पटके बनवाए हैं। आप बताएं कि दुल्हा साहब किधर है। रबीना उठलाकर बोली थी। वो होगा कहीं पार दोस्तों में, आ जाएगा शाम तक। ये बताओ हमारे शहजादे किधर हैं। शहजादों को तो बिलाल ले गया है अपने साथ बाहर, मगर न जाने क्यों रब नवाज का रवैया अजीब सा लग रहा है। हक नवाज साहब चुपचाप और बेगाना इसलिए डर लग रहा है कि न जाने इसके दिल में क्या है। वह हक नवाज साहब के साथ में ही बैठ गई थी और कदरे तफक्कर से बोली थी। भाई बेगम, तुम औरतें भी अजीब मखलूक हो। वो यहाँ शादी से इनकार कर रहा था तब भी तुम्हारा फिक्र से बुरा हाल था, मरने मारने पे तुल गई थी तुम। अब वो बेचारा चुप हो गया है तब भी चैन नहीं तुम्हें। मैंने समझाया था ना कि इस उम्र में ये नौजवान लड़के वाले मोहब्बतों के चक्करों में पड़ जाया करते हैं, मगर हमारे ख़ानदान के मर्दों को पता होता है कि इनका असली खोंटा किधर है, जिधर जाके उन्होंने बंधना है। तुमने ख्वामखा में तमाशा करके इसका मूड ख़राब कर दिया। वो रबीना की तसल्ली कराते हुए बोले थे। गुस्सा तो आना था हक नवाज, इसके इश्क की दास्तान सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही थी, मेरे अब्बे के घर तक भी पहुँची थी। हशर कर दिया था नसीमा ने अपना रो रो के। शरीकों ने मामले को और बढ़ा चढ़ाकर बताया था। मुझसे पूछे मैंने कैसे कैसे पर्दे न डाले साहबजादे के कारनामे पर। चुप भी तो आपका लाडला 3-4 दिन से हुआ है, वरना तो कहता था कि मर्द का बच्चा हूँ, शादी करूंगा तो अपनी पसंद से, वरना नहीं करूंगा। रबीना ने तड़प कर कहा था। ओ अच्छा अच्छा, अब पिछली बातें दोहरा के मत शादी वाले घर का माहौल ख़राब करो। चाय पिला दो तो मैं भी बाहर जाकर मर्दाने के इंतज़ाम देख लूँ। हक नवाज ने बात समेटी थी। लाती हूँ, लेकिन बाहर जाके मुझे इसका पता करवा के पैगाम ज़रूर भिजवा देना, तसल्ली हो जाएगी, वरना ऐसे ही जी हौलता रहेगा मेरा। रबीना उठते उठते बोली थी। हक नवाज सर हिलाकर रह गए थे। सब माया है, सब माया है। जैसे ही बच्ची को उठाए वो घर में दाखिल हुई थी, सेहन में कैन की कुर्सी पे बैठा साईं बेसाख्ता बोल उठा था। बहुत बिस्मिल्लाह जी आया नो। 2 मुलाजमाएं बागी आई थी, एक ने हाथ बढ़ाकर बेगम जी के हाथ से नौमलूद को ले लिया था और दूसरी इसके पीछे निडाल सी आरफा को पकड़ा कर अंदर ले जाने लगी। इन दोनों के पीछे बैग व दीगर छोटे मोटे सामान के साथ रखी थी।
पीछे हटो कम बख्तो, कौन सा पोतरा लेकर आई हूँ जो ऐसे इस्तकबाल कर रही। वो थक कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई और बेजारी से हाथ झटक कर बोली थी, रहमतों से मुंह मोड़ते हो, इस बात पे फिर सर जोड़ते हो। हाय हमसे क्या खता हो गई है, अताओं का रुख मोड़ते हो, रीतो रिवाज सब तोड़ते हो, इस बात पे फिर सर जोड़ते हो। हाय हमसे क्या खता हो गई है। साईं सर को झुकाए हौले हौले हिलते हुए कह रहा था, तुमसे तो क्या ही दिल का दुख सुख बांटूंगी मैं। घंटों बोलने पर आमादा करते रहो, किसी बुत की माने दिनों चुप बैठे रहते हो, और जब किसी को कहने सुनने का दिल ना हो तो ऐसी ऐसी बेसरोपा हाँकते हो कि न सुनने का कुछ न समझने का। बेगम जी जली बुनी बैठी थी। इसी पल असफंद अंदर से बाहर आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माँ? खैर से गुड़िया आ गई है घर? भाभी तो ठीक है। वो आते ही माँ के सामने झुका और इनके सर पर हाथ फिरवाने के बाद साईं मामू के पास कुर्सी पर बैठ गया। हाँ मियाँ, आ गई गुड़िया, गोया हमने ही घर में बरना हो गुड़ियों से। उन्होंने न जाने किससे शिकवा किया था। साईं सर नीचे किए मुस्कुराया था, जबकि असफन तो भूंज कर रह गया तो इस बेतुक की बात पर। क्या हो गया है माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मालिक की देन है, इसमें भला इतराज या नाशुक्री की क्या गुंजाइश। देखें तो कितनी प्यारी प्यारी नन्ही परियां दी हैं इसने, दिल को सुकून मिलता है इनको देखकर। 5 दे दी, इसका करोड़ शुक्र है। एक भी ना देता तो क्या कर लेते हम। बस करो असफी, जानती हूँ मैं भी ये सब कुछ, लेकिन किसी किसी वक्त दिलो दिमाग किसी भी तरजीह किसी भी तावील को नहीं मानता। वो उदासी से बोली थी, मुझे तो लगता है कि शायद मैं भी ये खुशी नहीं देख पाऊंगी। खैर के कलमात मुंह से निकाले माँ और उठे अंदर चले भाभी के पास। वो अकेली हैं बच्चियों के साथ। अब नहीं ऐसी कोई बात करनी, इसके सामने ना भाई के सामने। साईं आप भी अंदर चले, आ जाएं, आपको नन्ही काकी दिखाएं। और नाम भी तो भाई मामू ही रखेंगे। असफर ने दोनों बहन भाइयों को मुखातिब किया था। नाम बेटी रहमत। साईं ने असफन को देखकर सर झुका कर सर उठाया था और लबों में सरगोशी की सूरत कहा था, हाय वर्दा, कितना प्यारा है ना ये गोलू मोलू सा, बस ना गुड्डू जैसी फीनी है। वो इसे हाथों में उछालते हुए बोली थी, आराम से कश्यप, बच्चा है, डर जाएगा। अम्मा होल कर बोली थी, अम्मा अब इसको क्या पता कि डरना क्या होता है। वो लापरवाही से गोल मटोल से वर्दा के 3 माह का बेबी फिर से उछाल कर बोली थी, जान का खौफ तो हर जी को होता है बच्चे, बस इसको अभी अदराक नहीं इस बात का, वरना देखो तो चुप तुमसे उछालती हो तो कैसे आंखें एक लम्हे को मीच कर मुठ्ठियां पहन लेता है। अम्मा ने मुस्कुराकर खाला भांजे का प्यार देखा था। हेलो हेलो हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा को आए 2 दिन गुजर चुके हैं, ना तो मिलने आई हैं और ना ही मिलने के लिए बुलाया है। ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है खाकसार से। असफंद डेरू शापर्स के हमरा लदा बंदा अंदर आया था। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। रकैया ने शफकत से जवाब दिया। इसने तमाम शापर्स टेबल पर रख दी और खुद वो इसके सामने पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। हाँ तो मोहतरमा, कुछ पूछा है मैंने? वर्दा ने इसके सवाल पर खामोश खड़ी कश्यप को देखा था। मैंने मना किया था इसको वहां जाने से, वरना मोहतरमा तो वालदा मोहतरमा के साथ काके की रोनमाई को जाने के लिए बेकरार थी कि बेगम जी नाराज होंगी जब इनको पता चलेगा कि मैं आई हूँ, और इनसे मिले बगैर चली गई। कश्यप बच्चे को उठाए तड़प कर आगे बढ़ी और असफन के बिल्कुल सामने आकर चबा चबा कर बोली थी, बुरी बात है कश्यप। रकैया जुजबुज होकर बोली, इनकी वालदा मोहतरमा यहाँ आए तब भी तनस के तीर बरसाकर चलती बनी। हम वहां जाएं तब भी जबान के ऐसे ऐसे जौहर दिखाएं कि बंदा अगले कई बरस तक खुद से ही नजरें न मिला सके। और मैं सिर्फ इनको बता रही हूँ कि मैंने वर्दा को क्यों मना किया। मैं तब भी मैं ही हूँ। वाह मेरे मालिक, कैसे ये तेरे लोग, कैसी ये तेरी नगरी। वो तेज लहजे में कहकर हस्बे आदत आसमान की तरफ देखकर बोली थी, अच्छा बस भी करो कश्यप, लाओ इसको मुझे दो। तुम जरा कुछ अच्छा सा बना लो असफी की पसंद का, बहुत दिन बाद आया है तो खाना खाकर जाएगा। रकैया के कहने पर इसने बिगड़े मूड के साथ ही वर्दा के छोटे बेटे को अम्मा की गोद में डाला और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। बुरा मत मानना बेटा, पता नहीं दिन ब दिन तलख होती जा रही है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। रकैया आजिज़ी से बोली थी। अरे चची जान, कैसी बातें कर रही हैं? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। माँ के अल्फाज इनके रवैये के लिए जो वो आप लोगों से रवा रखती हैं, बल्कि छोड़े इन बातों को। इस शहजादे को मुझे दे देना ज़रा। क्या नाम रखा है भाई शहजादे का? और बड़े
फरजंदगान किधर हैं वर्दा? इस बार ज़्यादा दिन नहीं लगा दिए तुमने, 5-6 माह तो हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। रकैया की गोद से मुन्ने को लेते हुए इसने एक साथ कई सवाल निपटाए थे। शहराम नाम है और बड़े शहजादे अपनी दादी अम्मा के पास है। इनके बगैर रहने की आदत नहीं है इन दोनों को। सो इनके बाबा ने कहा कि तुम्हें तंग करेंगे, इनको दादी के पास ही रहने दो। और वाकई बहुत दिन हो गए थे मुझे यहाँ आए हुए। शहरी की पैदाइश पर अम्मा आ गई थी मेरे पास, फिर शहरी इतना बीमार हो गया कि इसकी फिक्र में ही लगी रही। अब ज़रा सुकून मैसर आया तो आ गई और तुम्हारे सामने हूँ। वर्दा ने तफसीली बताया था। खुशहाली या सोदगी की खुशी और सुकून का एहसास इसके रुमे रुमे से झलक रहा था। इसके जहन में आरफा भाभी चली आई, चिड़चिड़ी बेजार थकी थकी सी आरफा भाभी। 5 बच्चियों की यके बाद दीगरे पैदाइश, बेगम जी का हर वक्त औलाद दे नरीना की कमी का रोना और सफियान भाई का रुखा और बेजार रवैया था, जो दौलत की रेल पे जेवरात के ढेर और माली खुशहाली पर भी हावी होकर आरफा भाभी के चेहरे से शादाबी और खुशी छीन चुका था। और तुम सुनाओ असफी, कैसे हो? बेगम जी, बच्चियां सब कैसे हैं? वर्दा ने सफियान का नाम लिए बगैर पूछा था। असफंद अपने ख्यालों से बाहर आकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। सब ठीक है, करम है परवरदिगार का। एक नन्ही परी का इजाफा हुआ है हमारे यहाँ और मामू ने इसको रहमत सफियान का नाम दिया है। बस इनके मुंह से निकल गया, हमने पकड़ लिया, सफियान ने कसदन मुस्कुराकर बताया था। अरे बहुत प्यारी होगी यकीनन बाकी बच्चियों की तरह, और बेटियां तो होती ही रहमत हैं। मुझे और अहमद को इतना शौक था कि हमारे यहाँ इस बार बेटी हो, मगर जो परवरदिगार को मंजूर। मुझे बताया था अम्मा ने, मैं तो आना भी चाह रही थी मगर वो कहते कहते रुक गई। इसी पल एक बैसाखी के सहारे गुड्डू वहाँ चला आया था। असफन को सलाम करके बैसाखी को कुर्सी के सहारे लगाकर खुद वहीं बैठ गया। और भाई जवान, माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगले माह की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। मुझे लगता है कि इस विज़िट पर ऑपरेशन के लिए तारीख दे देगा। और ये तुम गायब किधर थे इतनी देर से? वो वर्दा के बेटे को थपकता हुआ बोला, जो इसके गोद में ही सो गया था। नींद पूरी कर रहा था असमत भाई। लाइट और मच्छरों का रात को तो मुकाबला होता है कि कौन ज़्यादा लोगों को तंग करता है। सो कभी मच्छर जीत जाते हैं तो कभी लाइट। इन कम वक्तों की लड़ाई में पिस रही हूँ हम जैसी आवाम। आज 3-4 घंटे की मेहरबानी से लाइट मौजूद है तो सोचा इससे बढ़कर मसरूफ़ ही कोई नहीं कि नींद ही पूरी कर ली जाए। वो अभी भी नींद के खमार में था। मैंने तो कहा था कि जनरेटर या सोलर नहीं। असफन, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए और कर रहे हो। बस हमें तो अब ऐसे ही जीने की आदत हो गई है। वैसे भी सियाने का कौल है कि ऐसे बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाब देखना चाहते हो तो इसको मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त करने की आदत डालो। दूसरे लाइट भी हमेशा ऐसे नहीं करती। ये तो इन बरसात के दिनों में मसला हो रहा है। बस गुजर जाएगा ये वक्त भी मालिक के हुक्म से। रकैया ने असफंद की बात ही काट दी थी। वैसे अम्मा सियानों को कहना चाहिए था कि अपने बच्चों को बिजली की अदम दस्तयाबी और मच्छरों की वाफर दस्तयाबी की आदत डालो, मगर शायद इस वक्त ये दोनों मसाइल नहीं होते होंगे। गुड्डू किसी फिलासफर के ऐसे अंदाज में बोला था। असफंद इसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। इसको मुझे दो असफी, मैं सुला दूँ अंदर जाके और कशफ का पता करती आऊँ कि चाय का क्या बना। वर्दा उठ खड़ी हुई और शहराम को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। असफंद ने जेब में हाथ डालकर 5-5 हज़ार के कई नोट शहराम के ऊपर रखकर इसे वर्दा की तरफ बढ़ाया था। खबरदार जो कुछ बोली तो, इसका मामू हूँ मैं और हक है इसका मुझ पे। मुझे पता होता तो कोई गिफ्ट लेकर आता इसके लिए, इसलिए बगैर चूं चरा के फौरन चली जाओ। वर्दा को कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता देखकर असफंद ने रौब से कहा था। वर्दा ने शहराम को ले लिया मगर अंदाज कशमकश वाला था। असफंद, हमें ऐसे ज़हरबार मत करो बच्चे, और ये इतना सारा सामान लाने की क्या ज़रूरत थी? और ले ही आए थे तो इस तरद्दू की चंदा ज़रूरत नहीं थी। अच्छा नामा, आपके और असफी भाई के माबैन ये डायलॉग्स अब हमें अजबर हो चुके हैं, इसलिए प्लीज़ या तो स्टोरी में कोई अन्वेषण लाएं या डायलॉग्स चेंज करें। वी नीड चेंज नाउ। गुड्डू ने ऐनक को नाक की फिनिक से घसीट कर आंखों पे टिकाया। देखो अब आजकल के बच्चों की बातें। रकैया बेचारी शर्मिंदा होकर रह गई। असफंद मुस्कुरा दिया था। हाँ, कहानी में ट्विस्ट आता है जब होती हैं मंजर करदार कशफ आपा। आहा, क्या माहौल और मंजर के हिसाब से डायलॉग्स दागती हैं कि कमज़ोर दिल तो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। बस असफी भाई जैसा शेर मुस्कुरा कर सह जाते हैं।
गुड्डू की अगली बात पर असफंद का कहका बेसाख्ता था। रकैया भी सर झटक कर मुस्कुराई थी। मैं जा रहा हूँ, इसने किचन में जांग कर कहा था। देसी टाइप के किचन में नीचे पीढ़ी पर बैठी वो चाय का कप सामने रखे न जाने किन सोचों में थी। असफंद के कहने पर तड़क कर कहा था, गार्ड ऑफ ऑनर देना है या 21 तोपों की सलामी? अरे नहीं भाई, मुस्कुरा कर रुखसत कर दो, दोनों एजाज खुद ब खुद मिल जाएंगे। वो मुस्कुरा कर किचन में ही आ गया था। मोहब्बत भी बड़े पेट के साथ ही सजती है। हम जैसों की मोहब्बत तो नाक के रास्ते बाहर निकल जाती है। जब यह टपकती छतें मुआशी मसाइल और बीमारी का हम वक्त साथ देखती है। हसरत ही है हसरत, हमें तो कि गुलाब फिक्रा खुशबू लहजा एक पल को नसीब हो जाए तो आने वाले कई दिनों का सफ़र सहल हो जाए। मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। बहुत याद करने पे भी तीखे चतून रुखा लहजा और तीर की सी तेज़ी रखने वाले अल्फाज ही स्मायतों में गूंज कर पल को भी सदी बना देते हैं। वो मसनूई मायूसी से बोला था, खैर एक बात बतानी थी तुम्हें। वो शेल्फ से टेक लगाकर हाथ सीने पर बांधता हुआ बोला था। बताए बगैर चैन नहीं आएगा, इसलिए फरमाइए। माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश मुहिम पे निकली हुई है। वो तवील सांस लेकर बोला था। खुशी की खबर है, मुबारक हो। लहजा और ज़्यादा रूखा हो गया। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता कशफ? इसके मुसलसल ऐसे ताव पर वो अजीब से लहजे में बोला था। क्यों, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया आप पर? पेशानी पर लातदार बल सज गए थे कि दिल कहीं अंदर ही अंदर जल उठा था इसकी बात सुनकर। मेरा रिश्ता कहीं और हो जाने की खबर पे चेहरा उतर गया तुम्हारा। हर रिश्ता यहाँ आने पे तुम नीचे तेज कर लेती हो। तीसरी कोई राह है तो बताओ तुम्हारी नज़र में। इसकी संजीदगी से कहने पर वो कुछ लम्हे से देखती रही थी। अब जैसा आपका सवाल है तो जवाब भी तो वैसा ही आएगा। फिर भी शिकवा है कि गुलाब फिक्रा खुशबू लहजा याद करने पर भी याद नहीं आता। वो जल कर बोली थी। जिस किस्म की ज़िंदगी मैंने बल्कि हमने देखी और बरती है वो आपसे ओझल नहीं है। और आपके सिर्फ यहाँ आने पर और कभी कभार किसी माली मदद पर आपकी वालदा जो कुछ हमें सुनाकर जाती हैं, इन अल्फाज के ज़ख्म एक बार अभी बरे नहीं होते कि दूसरी बार मरहम उतार कर उनको फिर से खरीद कर चलीज बनती हैं। तो आपसे शादी के बदले में उम्र भर की नुकीले अल्फाज की फसल नहीं खरीद सकती कि इसको काट काट कर मेरे हाथ कट जाएं और रूह लहू लहान हो जाए। आपकी माँ की तरफ से मुझे ज़िंदगी भर इज्जत भरे रवैये तो क्या, नरमी से भरी एक नज़र की भी उम्मीद नहीं है। सो आपके जज्बात की मेरे दिल पे कदर एक तरफ, मेरे दिल में आपकी जगह भी एक तरफ। मुझे मोहब्बत से महरूमी कबूल है, बेइज्जती के साथ जीना मन नहीं मंजूर। इसलिए तो मेरे उतरे चेहरे को देखे ना अपने शोर मचाते दिल को, और जहाँ आपकी वालदा कहती हैं वहाँ शादी कर लें। इसके करीब आकर इसने बात मुकम्मल की और वहाँ रुकी नहीं थी, किचन से बाहर निकल गई थी। वो सामने सीधा रास्ता है पर इस पर चलना मुश्किल है। बस करना होगा ये तुमको कि दूर ये इस पगडंडी पर कुछ बीज गिराने हैं तुमको, इखलास एसार मुरव्वत के। फिर देखना फसल क्या फूटेगी, तुम शशंद ही रह जाओगे। नेमत अल्फत मोहब्बत के सब पेड़ मिलेंगे इसी रास्ते पर, तुम ना भी तोड़ोगे फिर भी जोलियां बर जाएंगी। वो सामने सीधा रास्ता है। साईं अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर सामने रखी मेज़ पे लिख भी रहे थे और ज़ेर लब पढ़ भी रहे थे। असफन की समायतों में आखिर के चंद अल्फाज ही पढ़े थे, इनके सामने आकर बैठ गया। यार सुने मामू, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक नहायत दर्दमंद, हसास और टूटा हुआ शख्स जुड़ा बैठा है, क्योंकि आपकी बातें किसी आम इंसान की बातें नहीं हैं। समझो तो, इसमें कई राज बोलते हैं, कई अनकहे दुख नज़र आते हैं। माँ बताती हैं कि आप कुछ पढ़े लिखे भी थे, तो सिर्फ एक बुखार नहीं लगता मुझे जिसने आपकी ये हालत कर दी। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है आपके साथ कि जैसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो साईं के झुके सर को देखकर बोला था, मगर साईं ने पहले कब किसी बात का जवाब दिया था जो आज देते। अब बड़बड़ाना बंद कर दिया था उन्होंने। बस मेज़ पर इनके दाईं हाथ की उंगली कुछ लिखती जा रही थी। अच्छा साईं मामू, एक काम करते हैं। वो पुरजोश हुआ। मैं आपको डायरी और कलम लाकर दूंगा, आप जो भी बोलते हैं इस पर लिख लिया करें, देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। असफन की बात पर साईं की उंगली एक लम्हे को थमी थी। इसी पल चाय की ट्रे के हमरा मुलाजमा और इसके पीछे पीछे बड़ी बेगम चली आई थी। मुलाजमा को वापस जाने का इशारा करके उन्होंने चाय का कप भरकर साईं के आगे रखा और फिर असफन को चाय देने के बाद संजीदा लहजे में बोली थी, तुम कल फिर वहां गए थे?
कहाँ? असफर ने चाय का घूंट भरकर कप वापस टेबल पे रखा। साईं कुछ सोचते हुए चाय पी रहे थे। मंजर का हिस्सा होते हुए भी वो वहां मौजूद नहीं थे। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल मैंने लड़की वालों को बुलाया है कल खाने पर। लड़की भी साथ आएगी, तुम देख लेना, मिल लेना। अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है, पसंद आएगी तुम्हें। मैं अगले माह में तुम्हारी शादी का प्लान बनाई बैठी हूँ। उन्होंने चाय पीते हुए इत्मीनान से कहा था। आप 1000 लड़कियों को बुला लें खाने नाश्ते पर, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ मैंने शादी करनी है वहाँ नहीं तो कहीं और भी नहीं। असफर ने चाय का कप खाली करके मेज पे रखा था। इतने में सफियान भी वहाँ आन मौजूद हुआ था। क्यों जिद करती हैं माँ, कर दें असफी की शादी कशफ के साथ। इसने शायद माँ और बाई की बहस का आखिरी फिक्रा सुन लिया था, सो बैठते हुए माँ से इल्तजाइया अंदाज में कहा था। ऐसा होना क़यामत तक मुमकिन नहीं है, ये जानता है। मैं मर जाऊंगी मगर इस लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी। वो भी बज़िद लहजे में बोली थी। बस तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। कशफ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। किसी मामूल के अंदाज में कहता वो उठ खड़ा हुआ था। सफियान ने बेबसी इस माँ के तने हुए चेहरे पर नजर डाली थी। साईं मामू क्या हुआ? असफंद की निगाहें साईं मामू पर पड़ी थी। इसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, जिस्म लरज रहा था और होंठों से जाग निकल रहा था। दवाई फिर भूल गई, आज रखी कमबख्त, रखी रखी। असफंद और सफियान साईं मामू को संभालने लगे और बेगम जी अभी थोड़ी देर पहले वाली बहस बोलकर रखी को आवाज़ें देने लगी। हाय रब नवाज, ये क्या शबे खो मारा तूने। मेरे अब्बा की हवेली पर के हंसता बसता घर ही उजड़ गया। कितने दिन हो गए थे नसीमा की मौत को, मगर जब भी याद आई रुबीना बहन को याद करके रोने लगती थी। तूने हमें बर्बाद किया रब नवाज, तू भी कभी खुश नहीं रहेगा, तू भी बर्बाद होगा। नसीमा की आहें तुझे जीने नहीं देंगी, कब्र तक तेरा पीछा करेंगी। बददुआएं देते हुए वो चीख चीख कर रो रही थी। जब 2 मुलाजमाएं इसको संभालने के लिए आगे बढ़ी थी। दोनों नन्हे बच्चे सहमे हुए माँ को देख रहे थे। बड़ा बेटा 3 साल का तो छोटा 2 साल का था। दोनों ही न समझते जानते नहीं थे कि कुछ दिन पहले इनके नाना के घर पर कैसी क़यामत टूटी थी, जिसके असरात इस घर के मकीनों पर ताहियात रहने थे। शायद बरामदे में खड़ा रुबीना का छोटा भाई बिलाल दुख से बहन को देख रहा था। फिर वो रोते हुए कमसिन भांजों को बाहर लेकर चला गया था। हुआ कुछ यूं था कि इस जागे वाली रात बहुत इंतजार के बाद रब नवाज दुल्हा बनने नहीं आया था। दुल्हा बनकर आया था नसीमा का नहीं, किसी और का। हीरे जड़ा टपकी पंगड़ी राह देखता रह गया था। रब नवाज के ब्यांग दहल शादी के ऐलान ने एक तूफान का रूप धारा था। रुबीना के कहने पर हक नवाज ने इसे घर से निकल जाने का हुक्म दिया था। अगर वो नसीमा के निकाह के लिए तैयार नहीं था, हाँ जो निकाह वो करके आया था, अगर इसकी इस पर नज़रसानी कर लेता तो वो इसे माफ़ कर सकते थे। मगर रब नवाज इन धमकियों और जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आया था और 2 जोड़े बैग में डालकर घर से निकल गया था। हक नवाज फिर भी पुरउम्मीद थे कि इतने लाड प्यार में पला रब नवाज 2 दिन मुआशी बदहाली देखेगा तो खुद ही लौट आएगा कि इसने अभी तक सिर्फ ऐश ही ऐश देखा था। जिंदगी में ऐश के सिवा कुछ बखेड़े और भी होते हैं, इसे इल्म ही नहीं था। खबर जंगल की आग की तरह रुबीना के अब्बा की हवेली तक भी पहुंची थी, मगर इससे पहले कि रुबीना वहां पहुंचकर बहन को समझाती बजाती और तसल्ली देती कि रब नवाज ने वो कदम सिर्फ जज्बात में उठाया था और वो इसका था, इसी का रहेगा और जल्द लौट आएगा। इससे पहले ही अपनी बारात वाले दिन बारात का दूल्हा भाग जाने की रसवाई के डर से या बचपन की मांग छोड़ जाने के गम में नसीमा ने जहर खाकर खुदकशी कर ली थी। शादी वाला दिन मातम कदा बन गया था। रुबीना अभी बहन की ऐसी मौत का गम न मना पाई थी कि अब्बा भी बिस्तर से लग गया था। घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर आती बेगम जी ठटक कर रुक गई थी। मामू जी की लड़की आई बड़ी दूर से, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ, खाती है जलेबियाँ, पीती है 7 अप। दायरे में एक दूसरे का हाथ थाम कर कोर्स में गाते बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। ये अजीब नहीं था इनके लिए। ये बच्चियाँ अक्सर मिलकर कभी एक दूसरे के साथ तो कभी मुलाजमों के बच्चों के साथ मुख्तलिफ खेल खेला करती थी। इनके ठटक जाने की वजह थी कि इन 4 पोतियों के साथ 2 इंतहाई खूबसूरत बच्चे जो लिबास थे तो किसी अच्छे घर के लग ही रहे थे। शक्ल सूरत भी मनमोहनी सी थी। ये कौन है? वो बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और वहां पर नीचे चादर बिछाकर चावल साफ करती रखी से सवाल किया था। लहजा खुद ब खुद ही नरम हो गया था।
वर्दा बीबी के बेटे हैं जी दोनों, माशाल्लाह बड़े अच्छे और खाते पीते लोगों में ब्याही गई है। मियाँ इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ। ये बड़ी गाड़ी में आया है आज बीवी को लेने बच्चों के साथ। बच्चे तो जहाँ नानी के घर कम कम आते हैं, दादी के साथ ही होते हैं कि दादी इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। बच्चे भी आसाइशात में पले हैं, नानी के घर वो ददियाल वाले मज़े कहाँ। वर्दा बीबी का तीसरा बेटा तो इन दोनों से भी प्यारा है, ये गपलू सा। रुकैया बीबी बता रही थी। बस बेगम जी हाथ उठाकर गरजी थी। बरामदे में अभी अभी सास के लिए चाय लेकर आती आरफा भाभी भी सहम गई थी कि वो आज तक सास के पल में तोला और पल में माशा होते होते मजाज को नहीं समझ पाई थी। मैं तो जी पीसने की गंदम देने गई थी इनके घर, तभी आपने ही कहा था, रखी मन बनाते हुए दोबारा काम पर मुतवज्जा हो गई। हाँ कहा था, मगर इस औरत के ख़ानदान की खुशियों की दास्तानें और तारीफ़ों के पलंदे गोलने को नहीं। इनके तेज़ लहजे से बच्चे भी एक पल को रुके थे, मगर फिर आपस में खुसर पुसर करके बरामदे से सेहत में भाग गए थे। तुम्हें जो वजीफ़ा बताया था वो तो कर रही हो ना। चाय का कप मेज़ पर पटका था कि चाय इंतहाई बदमज़ा लगी थी। इनको रोए सुखन बहू की तरफ हुआ था। जी ध्यान से करना, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। माना हुआ पीर है, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मुरादें पूरी हुई हैं, हमसे ही कोई कोताही हो जाती होगी हर बार, वरना मैंने हर औरत को वहाँ से बामुराद लौटते देखा है। बहू को तकीद करते हुए वो अजीब से लहजे में बोली थी और आखिर में इनकी निगाह बेख्तियार सहन में खेलते वर्दा के बेटों की तरफ उठ गई थी। मैंने सदका भी निकाला था, तुम सब के साथ रुकैया का हिस्सा भी था, रकम और चीज़ों का, वो भी ले जाना गंदम के साथ। जी बेगम जी, काम से फारग होकर दे आऊँगी। कह देना रुकैया कि इस बार सलाम करने भी नहीं आई वो। बड़ी बेटी के ऊंचे ससुराल का मान है तो छोटी बेटी के 2 टके की नौकरी का गरूर। वो अपने अल्फाज का खुद ही मज़ा लेते हुए बोली थी। कहना बुलाया है मैंने, आकर बात सुन जाए मेरी। लबों पर अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट सजाई उन्होंने कहा। आरफा गहरी सांस लेती वहां से उठने लगी थी। तुम कहाँ चली? रहमत को अकेला सुलाकर आई थी, जाग ना जाए, हौले से कहती वो अंदर बढ़ गई थी। अंदर कमरे में साईं मामू नन्ही रहमत की उंगली थामे हौले हौले कह रहे थे, मासूम परी, मासूम परी, तेरी हीरे दमकती आंखों में ये हैरत कैसी हैरत है। चपकता है जो इन आंखों में, वहीं दर्द मुझे सुलगाता है, कभी धीरे से कभी सरपट सा। सुनो, तुमसे असफी ने कुछ कहा? वर्दा ने काल पर पूछा था। कहता ही रहता है कुछ न कुछ, पता नहीं तुम क्या कह रही हो, वो बेनियाजी से बोली थी और वर्दा को इस पल इसकी बेनियाजी पर रश्क आया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि वो निकाह करना चाहता है तुमसे, अम्मा को भी मना लेगा, रुखसती भी तभी होगी जब इसकी माँ मान जाएगी। बस वो इस मामले को मज़ीद लटकाना नहीं चाहता, और उसकी माँ ना मानी तो वो मान ही नहीं सकती। ममता कुछ लोगों की सरशत में ही होती ही नहीं है। एक उंगली में बालों को लपेटते वो दूसरे हाथ से सलकान से लगाई सीढ़ियों पर बैठी थी। असफी कह रहा था अगर तुम चाहे तो वो सफियान को भी ले आएगा और साईं मामू को भी। वर्दा के धीमे लहजे में की गई बात पर वो बेसाख्ता हंसी थी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भला? सफियान इसका बड़ा भाई है और साईं मामू जैसे भी सही घर के बड़े 2 मर्द तो है ना। वर्दा बुरा मानकर बोली थी। साईं मामू, जिसका नाम जानती हो साईं क्यों पड़ा? क्योंकि एक अरसा से वो घर, रिश्तों, वक्त और खुद से भी बेनियाज है। मौलवी इनके दस्तखत भी नहीं लेगा कि गवाह की जहनी हालत भी मानी रखती है। और सफियान भाई, इसका लहजा इस सदाइया हो गया था जो तुम्हें कहकर गए थे कि शाम को तैयार रहना, निकाह करने आ जाऊंगा, फिर माँ भी मान जाएगी। वो तो नहीं आए, शाम को रखी इनकी आरफा भाभी से निकाह की मिठाई ज़रूर ले आ गई थी। निकाह के लिए दिया जाने वाला जोड़ा और अंगूठी आज भी तुम्हारी अलमारी के निचले खाने में हैरान पड़े तुम्हारी नातमाम हसरतों का मातम करते नजर आते हैं, और ढूंढते हैं इस शख्स को जिसने न जाने क्या क्या ख्वाब तुम्हारी आंखों में सजाकर वो जोड़ा और अंगूठी तुम्हें थमाए थे। वो ख्वाब भी अलमारी के इस निचले खाने में ख्वाब इंतज़ार करते हैं। सफियान भाई, इसने क्या बयाना याद दिलाया था कि वर्दा के हलक तक में कड़वा धुआं उतरता चला गया। सच बताओ, क्या तुम्हें वो सब नहीं रुलाता जो 5 साल से मुझे सोने नहीं देता? इसके आंच देते सवाल पर वर्दा साकत रह गई थी, मगर फिर संभल कर बोली थी।
झूठ नहीं बोलूँगी कश्यप के बहनों का रिश्ता ही तो दुनिया का वाहिद रिश्ता होता है जिसमें झूठ, बनावट और तसने का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। एक इसी रिश्ते में तो एक दोस्त, एक नासे और एक गमसार छुपा होता है। वक्त और हालात के मुताबिक जिसको चाहो बाहर निकाल कर अपना दुख रो लो, वर्दा आँच देते लहजे में बोली थी। पहले तो मुझे दुनिया एक कब्रिस्तान लगती थी सफ़ियान के बगैर। फिर मैं जान गई, जो रिश्ता आसमानों पर परवरदिगार की मर्जी से तय पाता है, इसमें फिर मोहब्बत भी वहीं डालता है और मजबूती भी। कि अहमद ने खुद ब खुद कैसे सफ़ियान की जगह ले ली पता ही नहीं चला। हाँ, आज भी अम्मा के घर आकर जब बगल वाले मकान पर नज़र डालती हूँ तो एक कसक का एहसास ज़रूर होता है, महरूमी का नहीं। और वो कसक भी शायद सफ़ियान के लिए है। मेरी जोली को तो परवरदिगार ने मोहब्बतों से इतना भर दिया है कि मैं समेटते समेटते नहीं थक रही। माशाल्लाह। कश्यप ज़हरे लब बुड़बड़ाई थी। सफ़ियान को बेगम जी ने मजबूर कर दिया था इस ज़बरदस्ती निकाह पर, जहर की पुड़िया दिखा कर के अगर वो मेरे साथ रिश्ता बनाने आया तो वो जहर खा लेंगी। असफ़ी ने बताया था मुझे बाद में। और ये भी कि सफ़ियान ने आज तक आरफा भाभी को वो मुकाम नहीं दिया जो इनका है। रही सही कसर बेगम जी के रवैये ने पूरी कर दी है। ये सब कुछ बेगम जी के घर से आने वाली मुलाजमाएँ बताती हैं। मैं जो एक दो बार इनके यहाँ जाना चाहती थी तो वजह यही थी कि वो इस एहसास जुर्म से निकल आईं कि उन्होंने मेरे साथ क्या बुरा किया। इसी बुरे में से तो परवरदिगार ने मेरे लिए सब अच्छा मुझे दान कर दिया और आरफा भाभी का पूरा मान, मोहब्बत और इत्मीनान दें ताकि वो भी सुकून और खुशी और वो भी। मगर तुमने हर बार मेरी वहाँ जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। असफन सफ़ियान जैसा नहीं है। वो एक मजबूत मर्द है, सहारे की उम्मीद नहीं दिलाता, सहारा बनता भी है। वर्दा ने आज बहन के सामने दिल खोल कर रख दिया था। असफन सफ़ियान जैसा बिल्कुल नहीं है, वर्दा जानती हूँ, मगर इसकी माँ तो वही है जो सफ़ियान की है। दूसरों को नीचा दिखाने वाले अपनी कमान में अय्यारी के ऐसे तीर रखते हैं कि तीर खाने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि इस बार इसकी तरफ जो तीर आ रहा है वो तुर्कश से कौन सा फरेब साथ ला रहा है। कश्यप रकैया की आवाज़ पर इसने वर्दा को खुदा हाफिज कहा था और खुद अंदर की जानब बढ़ गई थी। कैसी हो बेटा, सदा सहागन रहो, दो नहाओ पोतों पलो। आरफा भाभी के सलाम जवाब में उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखकर दुआओं से नवाजा था। माशाल्लाह, ये रहमत है, खुदा करे माँ बाप और इस घर के मकीनों के लिए रहमतों और नेमतों का जरिया बनी रहे। उन्होंने आरफा भाभी की गोद से नन्ही रहमत को लेकर दुपट्टे के पल्लू से बंदी डब्बी खोली और इसमें से सोने की अंगूठी निकाल कर रहमत की उंगली में डाल दी थी। आमीन। आरफा भाभी की आंखें न जाने क्यों बाहर आई थी। और आंटी आप कैसी हैं? वर्दा और कश्यप कैसे हैं? गुड्डू की तबीयत अब कैसी है? आरफा भाभी को सास की वो हमसाई बड़ी पसंद थी जिसके रिश्ते का इसे आज तक पता न चल सका था कि वो इसकी सास की रिश्तेदार थी या मुलाजमा, क्योंकि इसकी सास के लहजे में इसके लिए जो हकारत होती थी वो मुलाजमों से भी बदतर होती थी। मगर सास के बेटे इनको जो एहतराम करते थे वो रिश्तेदारी से भी बढ़कर था। मगर इस घर में इसे इतनी इजाज़त दी गई थी कि ना ही इसकी इतनी अहमियत थी कि वो कोई सवाल कर पाती। इसी पल बेगम जी हाथ में तस्बीह पकड़े चली आई थी। रकैया ने सलाम किया था जिसका जवाब देना गवारा नहीं किया था उन्होंने। आरफा बेगम को इनसे लेकर अंदर चली गई थी। बड़ी अल्लाह वाली हो गई हो, मैंने सुना है। बगौर रकैया को देखते हुए लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया था इनका। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं, वो ना समझी से बोली थी। रखी कहती है कि मेरे घर की सारी मुलाजमाएं तुमसे जो दुआ करवाती हैं कबूल होती है। मेरे सामने तो जो दुआओं के टोकरे मुनाफिकों के लबादे में लपेट कर दे जाती हो वो तो उल्टे होके लगते हैं मुझे। इसलिए जादू टोने करवाना बंद करो, वरना मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा कि एक दुनिया देखेगी। क्या मैं नहीं जानती कि मेरे बेटों का कारोबार में खसारा हो या बेटी पर बेटी की आमद, इसमें तुम्हारा लेना देना है। वो गज़बनाक होकर बोली थी। रकैया की आंखों से आंसू रवां हो गए थे। परवरदिगार ना करे बेगम जी जो मैं ऐसे गलत काम करके इसकी नाराज़गी मोल लूँ, वो भी जादू टोना और सिफली इलम जिसको करने से ही इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। मुझे भला क्या फ़ायदा मिल जाना है आपके बच्चों के कारोबार के खसारे से या इस घर में बेटियां आने से? ये बच्चे भी मेरे हैं और बेटियां भी इन्हीं बच्चों की हैं। आप माने ना माने, वो गुलगुलेर लहजे में बोली थी। बस करो ये नौटंकी, और इन जादू टोनों का तोड़ तो मैं इस तरह ही करूँगी जैसे तुमने किया है। तुम्हें बुलवाया इसलिए है कि घरों के घर बर्बाद कर डाले तुमने।
अब भी चैन नहीं मिला तुम्हें? पहले खुद इस राह पर चली और नस्लें बर्बाद कर डाली हमारी, फिर बेटियों को भी यही सबक दे डाला। वर्दा से मुश्किल से जान छुड़ाई थी कि कश्यप किसी बला की तरह मेरे असफी के पीछे पड़ गई है। तुम्हारे जैसी खबीस औरत को तो संसार कर देना चाहिए था, मगर मैंने तुम्हें जगह दी, सहारा दिया, रिज्क दिया, तो सिर्फ मरहूम का सोच करके फिर भी तुम्हारी औलाद को इस दुनिया में लाने का वसीला वहीं बना था। और तुम हो कि इस वसीले को पकड़कर मेरे सर पर बैठने की तैयारी कर रही हो, बेटियों को ढाल बनाकर। बस कर दें बेगम जी, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी आपकी बराबरी का नहीं सोचा। जब मुझे मुकाम देने वाला ही चला गया तो मैं किसी बर्ते पर यह सब करूंगी? मैं तो आपके एहसानात उतारने के काबिल नहीं हूँ जो आपने मुझ पर, मेरे बच्चों पर किए। कश्यप भी ऐसा नहीं चाहती, वो तो बस असफी मियाँ। वो रोते हुए चुप हो गई। हाँ, सब समझती हूँ मैं, उन्होंने नफूसत से सर झटका। बहरहाल मैंने इसलिए बुलाया है कि जल्द अज जल्द इस कश्यप को ठिकाने लगाओ। वो टलेगी तभी असफी होश के नाखन लेगा। 2-3 लोगों को कहलवा भेजा है मैंने, आएंगे तुम्हारे पास। अच्छे शरीफ लोग हैं, खुश रहेगी तुम्हारी बेटी। इन्हीं में से किसी एक को मुंतखब करो। शादी के खर्चे की फिक्र मत करना, ना ही जहेज की। बस जल्द अज जल्द ये काम करो। असफी कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर है, कुछ दिन रहेगा। वहाँ बेटी से कहना हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दे इससे, और इन 20 दिनों में जल्द अज जल्द सब कर लो। वो हमेशा की तरह हुक्मिया लहजे में कहते हुए तस्बीह के दाने गिरा रही थी। रुकैया ने सुर्ख चेहरे और बरी आंखों के साथ एक नज़र इनको देखा था और जी कहकर सर झुका दिया था। ये अंधों का शहर है, यहाँ आइनों का क्या काम? जिस दिल पे कालक फैली हो वहाँ रोशनी का क्या काम? इन जालिमों की नगरी में भला मोहब्बतों का क्या काम? हवा रोशनी खुशबू सुनो, यहाँ तुम सबका क्या काम? इन बाज नफरतों के डेरे में भला अमन आतिशी का क्या काम? बरामदे में फर्श पर बैठा हुआ साईं मामू बुड़बुड़ा रहा था। शादी, ये एकदम शादी कहाँ से बीच में आ गई? मैं गुड्डू के टांग के ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, अब शादी का जिक्र लेकर बैठ गई हैं। वो बेजारी से बोली थी। हो जाएगा ऑपरेशन भी, असफी ने टाइम ले लिया है डॉक्टर से, तुम फिक्र मत करो। बस कल कुछ औरतें आएंगी तुम्हें देखने, स्कूल से जल्दी आ जाना। इसके बगौर देखने पर कई नज़रें चुराकर तकिए पर गिलाफ चढ़ाते हुए बोली थी, बिल्कुल आ जाऊंगी, मिल भी लूंगी इन औरतों से, अगर जो आप सच बता दें कि आज क्या बात हुई है, रोई क्यों है, और एकदम से आपको मेरी शादी कैसे याद आ गई। वो स्कूल से लाई गई कापियाँ वहीं बिस्तर पर पटक कर इनके करीब आ बैठी। अब नहीं बच सकती अम्मा, आप सच ही बताना पड़ेगा, वरना आपको पता है अभी की इन्वेस्टिगेशन वाली हिस्सेदार हो जाएगी। तो पुलिस तो क्या ही अगलवाती होगी, हमारे मुल्क जैसे ये अगलवाती है। किताब पर नजरें जमाई जमाई गुड्डू किताब की वर्क गर्दानी करते हुए बोला था, तौबा है कश्यप, अब उन्हें अब नहीं है कोई बात तो क्या खुद से बनाकर ला दूं? रकैया जंजलाई थी। बस आज बहुत दिन बाद तुम्हारे अब्बा की याद आ गई तो रोना आ गया, और यहाँ तक बात है तुम्हारी शादी की तो मैं कब से सोच रही थी स्नेज पर। तो जैसे ही परवरदिगार ने एक सबब बनाया, मैंने भी कमर कस ली। वो रसान से बोली थी, अच्छा, वरना मैंने सोच लिया था कि अगर तो इस रोने रुलाने के पीछे भी बेगम जीन, तो मैं आज इनके घर ईंट से ईंट बजा दूंगी। वो दिन गए जब बेगम जी बात बे बात आपको रुलाकर भेजा करती थी। वो गुस्से में हाथ पर हाथ मारकर बोली थी। गुड्डू ने आंखें गोल गोल घुमाई थी। अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। गुड्डू ठीक होकर चलने लग जाए, आपका भी कोई ऐसा बंदोबस्त करना है मुझे कि मुआशी हवाले से आपका और गुड्डू के बारे में सोच सोच कर मुझे परेशान ना होना पड़े। फिर देख लेंगे ये शादी भी। कहीं नहीं भागी जा रही मैं। ऊपर के बेकार पोर्शन को रेनोवेट करवाकर सीढ़ी नीचे निकालने का सोच रही हूँ, ताकि इसको किराए पर देकर कुछ रकम हाथ आती रहे। आपके बेगम जी के भिजवाए राशन के इंतज़ार में ना बैठना पड़े हर माह आपको। इसके लिए सरमाया। अच्छा ठीक है, सब कुछ कर लेना, लेकिन पहले जिन 2-3 लोगों को मैंने बुलाया है इनसे मिल लो, मैं तुम्हारा निकाह काट दूंगी। हाँ, रुखसती तुम्हारी शराइत पर होगी, जब चाहोगी। रकैया ने इसकी बात काटी थी। कश्यप ने एक नज़र माँ को देखा था, फिर बिस्तर से नीचे उतरकर स्लीपर पहनते हुए कहा, माँ मैं चाय ले आऊँ, फिर बाकी बात करते हैं। इसके जाने के बाद रकैया बेगम ने तशक्कर से आसमान की तरफ देखा था। अम्मा, क्या था जो आज मुझे ईंट से ईंट बजने का अमली मंजर भी देख लेने देती? आज तक पढ़ा है किताबों में। बता देती आपा के आज आपका चक्कर बेगम जी के घर लगा था, और इस अचानक ख्वाहिश के पीछे भी इनका अमल दखल होगा ज़रूर। चुप कर जो,
छोटे अफलातून, खबरदार जो बहन के आगे कुछ कहा हो तो। रुकैया मुंह पर उंगली रखकर गुड्डू को डपक रही थी। इस बात को कसदन छुपा लेना ही अच्छा होता ना बच्चे, जिसे फसाद फैलने का डर हो। वो अब गुड्डू को पुचकार कर बोली थी, फसाद अगर बेगम जी जैसा हो तो ऐसे फसाद का बंदोबस्त करना चाहिए अम्मा, इसमें कसदन चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छा बस खबरदार जो इस हवाले से एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला। उन्होंने माऊं वाले महसूस रौब से कहा था। गुड्डू मुंह बनाकर किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया था। ज़हे नसीब, आज के खुश नसीब दिन की तारीख में अपनी इस डायरी में दर्ज करूँगा, जिस पर वो ख़ास लम्हे दर्ज हैं जब जब मोहतरमा ने खुद से मुझे मुखातिब किया है। अगरचे पूरी डायरी के 570 सफ़ात में से सिर्फ 10-12 सफ़ात ही हैं जिन पर कुछ लिखा गया है। अब मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा या आप ही बोलते रहेंगे? वो जैसे ही किचन में आई थी फ़ौरन ही इससे रब्ता किया था। इसकी आवाज़ सुनकर वो खुशी से खिल उठा था और बोलता ही चला गया, मत पूछो कि इतनी रफ एंड टफ रूटीन में तुम्हारी ये सड़ी हुई आवाज़ और तीखा लहजा भी कानों में रस घोल रहा है। किधर हैं आप? कश्यप ने चूल्हा जलाकर पतीली ऊपर रखी थी और फ्रिज खोलकर दूध निकाला। शहर से बाहर हूँ यार, सामान की डिलीवरी रुकी हुई थी। रिटेलर से कोई मीटिंग होनी थी, वो अभी अभी बकताई है। उम्मीद है कल से सामान डिलीवर होना शुरू हो जाएगा फैक्ट्री का। न जाने कितने दिन इसमें लगते हैं। फिर दरमियान में कुछ लोगों से मिलना है। तुम सुनाओ, ठीक हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस आज अचानक अम्मा पर मेरी शादी का भूत सवार हुआ बैठा है, तो सोचा पता कर लूँ कि आपकी वालदा मोहतरमा का नया हुक्मनामा तो नहीं है, और अगर है भी तो इसकी तसल्ली करा दें कि इनके बेटे से शादी नहीं करने वाली मैं। इसलिए बेफिक्र रहें और मेरी मासूम और बोली बाली माँ को हरासा करने का सिलसिला भी बंद कर दें। वो पत्ती को खोलते देखकर खुद भी खोल रही थी। तुम्हारी शादी? वो उछल ही तो पड़ा था। परसों तक ऐसा कोई सीन नहीं था, मैं खुद आया था तुम लोगों के घर। वो खुद भी उलझन में पड़ गया था। खबरदार जो तुमने ऐसा वैसा कोई बोंगा कदम उठाया तो मैं आ जाऊंगा वापस, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और तुमने नंबर हरगिज़ बंद नहीं करना, जैसे कि हमेशा नाराज़गी की सूरत में कर देती हो। वह तकीद करते हुए बोला था। अच्छा भाई, सोचूंगी इस पर भी। प्रोग्राम तो मेरा भी यही है कि अगले घर रुखसत होकर अपनी माँ को कम अज़ कम इस फिक्र से आज़ाद कर दूँ मैं इनको, लेकिन आपकी वालदा के ज़ैर हुक्म डिक्टेट होकर नहीं। अच्छा, हो जाना रुखसत, मगर मेरे आने तक नहीं। चाय बनाने आई थी, वो बन चुकी है। अम्मा और गुड्डू इंतज़ार में बैठे हैं, मैं जा रही हूँ। हो सकता है अगली बात किसी और हालात और किसी और वक्त में हो। खुदा हाफिज़। क्या मतलब कश्यप? ये ऐसी बात? वो हकला कर रह गया। दूसरी जानब न सिर्फ कॉल मुनक़ता कर दी गई थी, बल्कि नंबर भी ऑफ कर दिया गया था। अब क्या होगा बिलाल? वो डर के मारे जर्द पड़ी हुई थी। कुछ नहीं होता, ना ही मैं कुछ होने दूंगा, फिक्र न करो। वो खुद परेशान था, फिर भी इसे तसल्ली देते हुए वो कह रहा था। शानू बता रही थी कि हवेली में छोटे साईं की शादी की तैयारियां रोज पर थी। रुबीना बीबी अपनी प्यारी नंद ला रही हैं। इसने मुझे वो दुपट्टा भी दिखाया जो रुबीना बीबी ने गोटा लगा हुआ अपने भाई की शादी की खुशी में इसको और दूसरी को काम करने वालियों को दिया था। इसकी बात पर बिलाल ने बेसाख्ता होंठ पेंच लिए थे। बताओ ना साईं, चुप क्यों हो गए हो? तुम्हारी बहन ने से मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने रब नवाज की जरानी को कबूल नहीं किया और इसे घर से निकलवा कर दम लिया। वो तो था भी देवर, मुझे कैसे कबूल करेगी, वो भी अपनी अकलौते भाई की बीवी के तौर पर। सोनी का डर है बेजा नहीं था, आखिर वो भी इसी इलाके की परवरदा थी। मैं आज इस बात करता हूँ सोनी, वो नहीं मानी तो तुम तैयार रहना, हम निकाह करेंगे। मैं चाचे बशीर से खुद तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वो कुछ सोच कर कह रहा था। चाचा बशीर कभी नहीं मानेगा साईं बिलाल, वो तो हक नवाज का बहुत ख़ास बंदा है। हक नवाज से मार नहीं देगा अगर वो इसके खिलाफ जाएगा तो। वो भला क्यों अपने मालिकों की दी के वर को अपना बाजू देने लगा? साईं, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? सोनी ने इसका बाजू थामा था। बशीर की फिक्र मत करो, पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, बड़े बड़ों को खरीद लेता है। बशीर का मुंह भी पैसों से भर दूंगा, और अगर कहेगा तो हक नवाज भाई की पहुंच से कहीं दूर भिजवा दूंगा इसको। इसका भला और कौन है यहाँ? छड़ा छाट बंदा है भी लालची सा। उम्मीद तो है कि मान जाएगा। और तुम्हारी अदी रुबीना बीबी? वो डरते डरते इसके पुरसोच चेहरे को देखकर बोली थी। अड़ी 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 करेगी कि दूसरी तरफ नंद है इसकी।
पर मुझसे भी बड़ा प्यार करती है वो, इसे तसल्ली देते हुए बोला था। सही मुझे बीच मंझधार में अकेला मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। सुर में भरी इसकी खूबसूरत आंखें पानियों से भर गई थी। पागल हो गई है सोनी, मर्द का बच्चा हूँ, सिर्फ दिल नहीं दिया तुझे, जुबान भी दी है, और एक मर्द अपनी जबान से कभी नहीं फिरता। बीवी तो तुझे जरूर बनाऊंगा, भले रानो मेरी जिंदगी में पहले आए या तो, एक अज़म से कहते हुए इसने आखिरी बात लबों में ही कही थी। सोनी इस इकरार में ही खुश हो गई थी। क्या करते रहते हो साई मामू? सफियान कसाईयों के पास से हटकर फर्श पर उंगली से लिखकर बड़बड़ाते हुए साई मामू के पास आ गया था। हस्बे मोल एक लम्हे के लिए इनकी उंगली थमी थी और लब खामोश हो गए थे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। बेगम जी ने हज के लिए अपना नाम दिया हुआ था और आज कुरानदाजी होनी थी, सो हस्बे मामूल किसी भी काम से पहले इनके घर सदके के लिए बकरे ज़िबा किए जा रहे थे। अमूमन ऐसे काम अचफन किया करता था, मगर शहर से बाहर होने के बाद आज सफियान पर यह जिम्मेदारी आई थी। सफियान कुछ लम्हे दुनिया व माफिया से बेखबर साई मामू को देखता रहा था, फिर अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर फसकड़ा मारकर इनके पास नीचे बैठ गया था। यार साई मामू, दुनिया जो भी कहे, मगर मुझे बड़ा रश्क आता है आप पर। कुछ लम्हे इनके झुके सर को देखते रहने के बाद वो बोला था। न दुनिया के झमेलों की फिक्र, न जान को लगे गमों की परवाह, न दिल को कोई गुन लगे दुख का पास, और ना ही दुनियादारी का खौफ। वो यासियत से मुस्कुराता कह रहा था, बहुत आसान है आपकी ज़िंदगी, मुश्किल तो हम जैसे बल्कि मुझ जैसे लोगों के लिए है। जीना दिल हमा वक्त मातम की कैफियत में हो तब भी मुस्कुराते रहो, अंदर दाड़े मार मार कर अपना गम गलत करने को तरस तरस जाए। आप फिर भी चुप की बुक्कल मारे सब ठीक है का साइन बोर्ड लटकाए नजर आओ। 5 साल हो गए साईं, 5 साल। दूर कहीं आसमान की वस्तों में देखता वो हौले हौले बोल रहा था, मुझे भूल गया है कि हंसी का मफहूम क्या होता है। वो रास्ता ही नहीं मिलता जिस पर चलकर खुशी तलाश कर सको। मैं एक नहीं दो दो औरतों के जज्बों की मौत का जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ। एक वो जिसको अपना नाम देने का वादा थमा कर आया तो हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इस वादे की वफा का बरम ही तोड़ दिया। दूसरी वो जो मेरे नाम के साथ छत तले आ गई और मेरे पास इसे भी देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में आपकी ज़िंदगी तो काबिल रश्क लगेगी ही मुझे। काम हो गया है जनाब। न जाने कब तक वो अपनी ज़ात के इसरार साई मामू के सामने खोलता रहता अगर जो कसाई से आवाज़ देकर ना पुकारता। बेगम जी बहुत दिनों बाद रकैया के यहाँ आई थी। रकैया का बस नहीं चल रहा था कि इनकी राहों में फूल बचाकर इनका इस्तकबाल करती। यहाँ रख दो ये सब और तुम जाओ, उन्होंने अपने साथ आई रखी को कहा, जिसने सुर्ख रुमाल में कुछ उठा रखा था। हुक्म की तमील करते हुए रखी ने वो पोटली चारपाई पर रखी और सलाम करती रुखसत हो गई। आपने क्यों तकलीफ की बेगम जी, मुझे बुला लिया होता, रकैया ने आजिज़ी से कहा था और इसी पल कश्यप की शक्ल देखने वाली थी। इसे अम्मा की मशहूर ज़माना आजिज़ी जहर लगती थी। इसका मानना था कि इंसान की फितरत में छुपा हर जज्बा हर इंसान के लिए नहीं होता और आजिज़ी तो हरगिज़ नहीं। बहुत दफ़ा अपने सही जज्बे का इस्तेमाल गलत इंसान पर करके हम अपने जज्बे को ही बेमोल कर डालते हैं। वो हमेशा कहती थी कि बेगम जी के इन पर वाकई बहुत एहसान है, मगर इसे यकीन है कि बेगम जी को इन एहसानात का कभी भी अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इन एहसानात को जता जता कर अपनी नेकी को ही रोल देती थी। इस बात पर रकैया की इससे बहस हो जाया करती थी। हमें भी पता है अम्मा के बहुत कम लोग दुनिया में किसी भी गरीब रिश्तेदार की इतनी मदद करते हैं जितनी बेगम जी करती हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा हाथ लेने वाला है और इनका देने वाला, लेकिन देने वाले को हमेशा अपने ज़र्फ़ को भी बुलंद रखना चाहिए। किसी की इज्जत नफ्स को बार बार नहीं कुचलना चाहिए कि लेने वाले को देने वाले से नफरत ही होने लगे। हर बार जब भी बेगम जी माली मदद के बगैर 1000 बार जताती तो इसे वो खतून जहर लगने लगी थी। ऊपर से अम्मा का बिछ बिछ जाना। ऐसे में रकैया अंदर ही अंदर हौल जाती, ये सोच कर कि अच्छा ही हुआ जो बच्चों को असल हकीकत का पता ही नहीं था, वरना वो तो शुरू से सुलह जो थी कश्यप तो न जाने क्या कर डालती, और ज़बानी कलामी कमक फ्राहम करने में गुड्डू भी इससे कम नहीं था। बच्चों को शुरू से यही हकीकत पता थी कि वो लोग आपस में दूर परे के रिश्तेदार थे, और रकैया का ख़ानदान बेगम जी के ख़ानदान का मुलाजिम भी था। फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि वो सब शहर शिफ्ट हो गए और बेगम जी को खुदा का खौफ था या दूर परे की रिश्तेदारी के लिहाज के रकैया के ख़ानदान को भी साथ ही ले आई थी, और अपने आलीशान घर के एक कोने में इनको एक छोटा सा क्वार्टर तमीर करवा के दे दिया था और इनके तमाम माली अखराजात भी बर्दाश्त करती आ रही थी।
रखी से पता चला कि तुम कश्यप के लिए रिश्ते वगैरह देख रही हो और इसकी जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहां भी हो, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि बेटियों के फ़र्ज से जितनी जल्दी संतोष हो जाए इतना ही अच्छा है। वो अपने मगरूराना अंदाज में बोल रही थी। फिर उन्होंने सामने रखी पोटली उठाकर खोली। इसमें एक सुर्ख डब्बा रखा था जो कि अमूमन जेवरात रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और खोलने पर इसमें एक सोने का सेट नज़र आया था जिसका वज़न 1.5-2 तोले का होगा। साथ ही कुछ नकदी भी थी। ये रख लो रुकैया, बच्ची को चढ़ा देना, और ये कुछ ख़रीदारी के लिए पैसे हैं, ये वो अपनी पसंद से कर लेगी। ख़रीदारी जो लेना होगा और शादी का खर्चा तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद करूँगी। कश्यप, चाय बना लो बेटा बेगम जी के लिए। इसे बेगम जी को बगौर देखता पाकर रुकैया घबरा कर बोली, मुबदम कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। गुड्डू भी घर से बाहर था। इस बात पर भी उन्होंने शुक्र किया था। बहुत शुक्रिया बेगम जी, मैंने तो आपके एहसानात उतारने के काबिल नहीं हूँ, बस दुआ ही कर सकती हूँ आपके लिए। रुकैया ने कश्यप के जाने के बाद कहा था, ये बताओ कि बात आगे बढ़ाई या वो भी मुझे करना पड़ेगा कुछ। इसकी बात नज़रअंदाज करके बेगम जी नहुसत से बोली थी, जी जी, कश्यप बहुत पसंद आई थी लड़के वालों को। वो तो अंगूठी पहनाना चाह रहे थे, मगर मैं सोच रही थी कि एक बार मैं भी जाकर घर देख कर आऊँ लड़के का। लड़का खुद भी आया था, शक्लो सूरत में भी अच्छा था और बाज़ार में अच्छी चलती हुई दुकान भी है अपनी ज़ाती। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, रुकैया कुछ तज़ब्ज़ब से बोली थी। सब ठीक है तो किस बात का इंतज़ार है रुकैया बीबी, सर पे तुम्हारे डाल नहीं, बेटा तुम्हारा अभी छोटा है, वो भी माजूर है। ऐसे घरों में लड़कियां दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं, रिश्ते नहीं आते। वो तो मैंने कितने लोगों से कह सुन रखा था, तब जाकर कहीं बात बनी, और यहाँ तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। बेगम जी ज़्यादा देर नरमी न दिखा सके और तीखे अंदाज में कहा, मैं कह दे रही हूँ रुकैया, तुम्हारी बेटी के तेवर मुझे अच्छे नहीं लगते। असफ़ी के यहाँ आने से पहले पहले मैं निकाह चाहती हूँ, बल्कि मैं तो रुखसती भी साथ ही कर देने की ख्वाहा हूँ। यह तो तुम्हारी ज़िद है कि रुखसती कुछ दिनों बाद हो, इसलिए मुझे खसूसी आना पड़ा। रखी को भेजती हूँ, इसके साथ आज ही लड़के के यहाँ जाओ, और हाँ करती आना। कल वो आ जाएंगे निकाह की तारीख लेने। अगले हफ्ते की कोई जैसी तारीख दो, और ख़बरदार जो असफ़ी को बिनक भी पड़ी तो। कुर्सी पर आगे होकर बैठी वो कदरे आहिस्ता मगर नफरत से कह रही थी, मगर कश्यप के आने पर सीधी होकर बैठी थी। छोड़ो ये स्कूल वगैरह की नौकरी, घर बैठो और अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारे कौन से बच्चे रुल रहे हैं जो टके पैसों के लिए ख्वार होती फिर रही हो। कश्यप से चाय पकड़ते उन्होंने हकारत से कहा था, सारी ज़िंदगी आपका दिया खाया है, बस देखना चाह रही थी कि अपने हाथ की कमाई कैसी होती है। कश्यप कौन सा चुप रहने वाली थी, सुकून से बोली थी, अच्छा अब तो कमाकर देख लिया, बहुत हो गया। कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ शादी रचा रही है तुम्हारी, मगर लड़के वालों का निकाह के लिए उन्हीं दिनों का इसरार है। लगे हाथों में इसका रद्द अमल भी देखना चाहती थी कि असफ़ी की शदीद ख्वाहिश के पीछे इसका कितना अमल दखल था। जी बताया है अम्मा ने, वो स्पार्ट लहजे में बोली थी। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम इसके लिए फ़िक्रमंद हो, और गुड्डू के लिए। तो आज तक मैं या मेरे बेटे कब गाफिल हुए तुम्हारी माँ से या इस घर से, जो तुम्हारी रुखसत होने के बाद हो जाएंगे। बेफिक्र रहो बीबी, ख़ानदानी लोग हैं हम, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा नाना और इसका ख़ानदान नस्लों से मुलाजिम था हमारा। सब फरमोश कर दिया कि सफ़ियान के अब्बा की ताकीद थी, रिश्तेदार हैं हमारे, इनको कभी अकेला मत छोड़ना। और गवाह हो तुम भी, हमारी माँ भी, कि वो दिन और आज का दिन तुम लोग हमारी ज़िम्मेदारी हो। इसलिए ये सारी फ़िक्रात छोड़ो और अच्छी बेटियों की तरह इस घर से रुखसत हो जाओ। वो उठे हुए हौले से बोली थी, और कश्यप होंठ पेंच कर रह गई थी। हकीकत पसंदी से खुद को बेगम जी की जगह रख कर सोचूं तो वो वर्दा मुझे बेगम जी अपनी जगह ठीक लगती हैं। इनके रवैये भी आम इंसानों वाले ही हैं। शायद तुम और मैं ही इनकी जगह होते तो यही होते करते जो वो इस वक्त कर रही हैं। वो बहन से कह रही थी। मतलब? वर्दा ने पूछा। मतलब ये कि आज सगे रिश्तेदार तो छोड़ो, वालदैन और औलाद भी एक दूसरे के लिए इतना नहीं करते जितना बेगम जी हमारे लिए करती आई हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे भी अगर सफ़ियान असफंद जैसे बेटे होते और अपने मुलाजमों की बेटियों से शादी की ज़िद करते तो शायद मैं भी ये कभी गवारा ना करती। कैसी बातें कर रही हो कश्यप आज? वर्दा ने हैरानी से पूछा था। ठीक ही तो कह रही हूँ वर्दा, बहुत हकीकत पसंद बनती हूँ मैं। तो क्या ज़रूरत थी मुझे असफंद को दिल में बसाने की, ये जानते हुए भी कि वो हमारे मालिक हैं और हम उनके मुलाजिम। क्यों? जबकि मुझे शादी से ख्वाहिश जाहिर की, मैंने इसको वही नहीं झिड़क दिया। कसूर तो मेरी सोच का था। बेईमानी मेरे इरादों में आई थी कि शहजादे के हमरा में महलों के ख्वाब देखने लग गई।
झोंपड़ी में रहते हुए आंसू पलकों के बाढ़ तोड़ कर बाहर निकल रहे थे। बेगम जी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ठीक है और ख़दशात भी, वो आंसू पूछ कर मजबूत लहजे में बोली थी। समझने की ज़रूरत इनको नहीं मुझे है। अम्मा ठीक ही कहती हैं, अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब मत देखो, टूटेंगे तो तकलीफ़ होगी। इसलिए मैंने इस निकाह के लिए हामी भर ली है, जिसके लिए पहले पहल मैं जानकर इनकारी हो गई थी कि ये रिश्ता बेगम जी के त्वस से हो रहा है। वो अपनी सल्तनत को किसी नकब जन से बचाना चाहती है, तो मैं कौन होती हूँ इनके राह में रुकावट बनने वाली। हवासों पर असवन सवार था तो दुनिया का कोई मर्द इसके लेवल का लगता ही नहीं था। अब अपनी औकात पर आकर सोचा है तो ये बंदा कई लोगों से 1000 गुना बेहतर है। इसलिए वो थोड़ा सा रुकी थी। मैंने निकाह के लिए हामी भर ली है। इसकी बात पर वो वर्दा सन्नाटे में आ गई थी। कश्यप, वो जैसे ही संभली फौरन इसे पुकार बैठी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि असफ़ी को आ जाने दो, फिर ये फैसला करना, क्योंकि तुमने इससे शादी से इकरार नहीं किया तो इनकार भी नहीं किया था। कुछ अर्सा कबल एक फ़ैसला तुम दोनों ने मिलकर किया था, शराइत की बुनियाद पर ही सही, कि बेगम जी मान गई तो तुम असफ़ी से शादी कर लोगी। अब इससे अलग होने का फ़ैसला अकेले करके तुम बहुत गलत कर रही हो। कम अज़ कम इसे अपने ख़यालात बताकर ही सारी हकीकत से आगाह कर दो। नहीं बता सकती वर्दा, वो बेबसी से बोली थी। ये फ़ैसला मैंने बहुत मुश्किल में किया है कि इसी में हम सब की भलाई है। असफ़ी आएगा तो निकाह का सुनकर बोलेगा, थोड़ा बहुत झगड़ेगा, फिर इसी राह लौट जाएगा जो इसकी हकीकी मंजिल है। अभी राब्ता कर लिया तो वो मुझे मेरे फ़ैसलों में कमज़ोर कर देगा। एक बार निकाह हो जाए तो मैं खुद को सब कुछ बताऊंगी, माफ़ी भी मांग लूँगी, और फिर तुम खुद ही तो कहती हो जो रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं, इनमें मोहब्बत और मजबूती खुद ब खुद आ जाती है। वो वर्दा से ज़्यादा खुद को तसल्ली देती हुई बोली थी। और वर्दा ज़रा रुकी, फिर बोली, मैंने तो जब 2-3 दिन से सोचना शुरू किया, मुझे अपना बहुत नीचा और गासिब लगा। वो रो रही थी। क्यों क्यों कश्यप, क्या किया तुमने? मैंने क्यों असफ़ी की पेशकदमी को नहीं रोका? मुझे इसको रोकना चाहिए था, बल्कि बेगम जी को खबरदार करना चाहिए था कि चौकन्नी हो जाए। जिस थाली को बार रही है, खाने वाले इसी में छेद कर रहे हैं। मैंने बहुत बुरा किया वर्दा। मैं वक़्त को पलटा नहीं सकती, लेकिन अपने आप को गासिब होने से बचा सकती हूँ। वो खुद ही रोती थी और खुद ही आंसू पूछती थी। ऐसा नहीं है कश्यप जैसा तुम सोच रही हो। हम बचपन में साथ खेले, बड़े उठे बैठे, तो ऐसे में कज़न्स के दरमियान इस किस्म की जज्बाती वाबस्तगी हो जाना आम सी बात है। भले हमारा रिश्ता मालिक और मुलाजिम का था, मगर दूर परे की रिश्तेदारी भी थी। तुम हो या मैं, इसी इल्ज़ाम में रहे कि हमारी आपस में रिश्तेदारी भी तो है। हम तो मोहब्बत के असीर हुए थे। तुम हो या मैं, हमारा इरादा कभी भी बेगम जी की सल्तनत गिराकर कब्जा जमाने का नहीं था। हाँ, इनके हम पर बेशुमार एहसानात हैं जो हम कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। तुमने या मैंने कौन सा असफ़ी या सफ़ियान से फिल्मी मोहब्बत की थी, या लंबे लंबे डायलॉग्स और वादे वाइद हुए थे हमारे बीच। इसलिए रोना धोना बंद करके जो भी फ़ैसला करो, इस पर इस्तकामत से कायम रहो, और जो भी फ़ैसला हो असफ़ी को ज़रूर बता देना। गुड्डू को प्यार देना और अम्मा से कहना फ्री होकर इनसे बात करूँगी। वर्दा ने बात ख़त्म की थी। कश्यप का दिमाग एक बार फिर मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बन चुका था। इस रोज़ बिलाल और रबीना का ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। रबीना तो इसकी बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। वो एक रब नवाज के उठाए गए कदम के असरात भुगत रही थी। नसीम की खुदकुशी के बाद अब्बा बिस्तर से लगे तो फिर 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बेटी से जा मिले थे। रबीना की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। नन्हे शहजादों और हक नवाज की खातर इसे ज़िंदगी की तरफ लौटना पड़ा था। मगर अब इसका एक पैर अपने घर तो एक एक अब्बा की हवेली में होता था। अब्बा की वफ़ात के 6 माह बाद ही हक नवाज ने इसे मशवरा दिया था कि इसे बिलाल की शादी रानों से जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए। कि जल्द या बदेर तो ऐसा होना ही था, मगर फिल वक्त यह शर्त ज़रूरी था कि अब्बा की हवेली भी वीरान पड़ी थी और वो अपना घर छोड़कर वहाँ जाती, तब इसके लिए घर में 100 मसले मसाइल हो जाते थे। ऐसे में इसने जैसे ही बिलाल की शादी का बेड़ा उठाया, बिलाल की तरफ से इसे मुलाजमीन की ज़बानी सुनगिन मिली थी कि इसका बशीर कामे के बड़ा आना जाना है, और इसे 2-3 बार इसकी भतीजी सोनी के साथ भी देखा। तो लोगों ने रब नवाज की डसी रबीना ठटक तो गई थी, मगर सोच कर दिल को तसल्ली दी थी कि बिलाल ऐसा नहीं लगता। दूसरा, वो रब नवाज का हशर देख चुका था। जैसे मर्जी की शादी करने पर रबीना ने दर बदर करा दिया था।
ना सिर्फ घर से बल्कि गांव से भी। मगर इसके सर झुकाकर सोनी से शादी के इरादे को सुनकर वो भड़क उठी थी। शादियां तो हमारे मर्दों के सिर्फ अपने ख़ानदान में ही होती हैं। हाँ, अपने शौक़ तुम जहाँ और जिससे चाहे पूरे कर सकते हो। बहन की बात पर बिलाल ने अफसोस से बहन की तरफ देखा था। कितने आसान लफ्ज़ों में अपने गुनाह कबीरा का रास्ता बता दिया आपा। वो दुख से बोला था, मैं हक शरा का निकाह चाहता हूँ सोनी से, और मैं रानू से भी दस्तबार नहीं हो रहा। सोनी यहाँ कदम भी नहीं रखेगी, ना ही इसका हवेली से कोई ताल्लुक होगा। फिर आपको क्या इतराज़ है इतराज़, वो हाथ नीचा करके बोली थी। हम तो मुलाजम भी नस्ल और नसब देख कर रखते हैं, और तुम बीवी ही बेनस्ली और कमी लाना चाहते हो ताकि हमारी खालस और ख़ानदानी नस्ल में गंदे खून की मिलावट हो जाए। ना भाई, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है, वो दो टोक बोली थी। आपा मत बने इतनी जालिम, वो शरीफ लड़की है, मुझे पसंद है। मत मुझे भाई रब नवाज जैसा कदम उठाने पर मजबूर करें, वो गड़गड़ाया था। शौक से रब नवाज जैसा कदम उठाओ, फिर इसी जैसे अंजाम के लिए भी तैयार रहना। इस हवेली से और मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं समझूं कि बहन नसीमा की तरह तुम भी मर गए हो, वो संगदिली से बोली थी। बिलाल इनको किन अखियों से देख कर रह गया था। भाई कहाँ है इस वक्त? काम के दौरान इसे असफन की काल मसूल हुई थी। ऑफिस में हूँ यार, और कहाँ होना। तुम सुनाओ, काम तो ठीक हो रहा है ना? वापसी कब तक है? सफियान ने आराम कुर्सी से टेक लगाई थी। ठीक हूँ भाई, वापसी भी 10-12 दिनों में मुतवक्का है। आप एक काम करें, वो अजलत में बोला था। इसके लहजे की परेशानी महसूस करके सफियान सीधा हुआ था। क्या हुआ असफी, कैसा काम? भाई कश्यप से रब्ता नहीं हो रहा कुछ दिन से, और जब लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी इससे असफन के कश्यप से होने वाली पिछली बातचीत का हवाला दिया था। फिर सफियान ने मुख्तसरन पूछा था। भाई आप जाए रुकैया आंटी के घर। कश्यप बहुत जज्बाती है, जज्बात में आकर ऐसे ऐसे फैसले ले लेती है कि आम हालात में इंसान सोच भी नहीं सकता। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, पता करके बताएं कि कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। माँ का भी कुछ पता नहीं चलता, कब क्या कर बैठे। वर्दा भी मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। असफी मैं कैसे 5 साल हो गए मुझे वहाँ कदम रखे हुए। सफियान ने गड़बड़ा कर कहा। अच्छा ना जाएं, खुद रखी को भेजें या भाभी को, किसी न किसी तरह पता करवा दें कि वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। पता नहीं इस दिन इस बेवकूफ़ लड़की ने वैसे भी बात काट दी थी, या वाकई में ऐसा कोई सिलसिला। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं पता करता हूँ। तुम काम पर ध्यान दो, और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आ जाओ, मैं चला जाऊँगा। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। सफियान भाई को परेशानी में ना देख सका तो कह दिया। अरे भाई, वो हंस दिया था। ना तो इतना कमज़ोर हूँ, ना ही नमक का बना हुआ हूँ कि घुल जाऊँगा। मैं बस इस बेवकूफ़ लड़की की जज्बातियत से डर लगता है मुझे। माँ को सलाम कहिएगा, मैं आपके जल्द राब्ते का इंतज़ार करूँगा। असफन ने कहकर कॉल मुनक़ता कर दी थी, मगर सफियान को परेशान ज़रूर कर दिया था। खुदा करे तुम्हें वो सब कुछ ना देखना पड़े जो मैंने झेला है। सफियान ऑफिस से इसी वक्त उठ गया था। सफियान बेटा, साईं को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने कमरे में तड़प रहे हैं। रखी की बेटी ने इस घर में दाखिल होते ही इतला दी थी। ओहो, क्या हुआ उन्हें? माँ कहाँ है? वो अजलत में साईं के कमरे की तरफ जाते बोला था। वो तो जी पीर साईं के पास गई हैं, अम्मा के साथ आने वाली होंगी। मैं खाने के बर्तन लेने साईं के कमरे में गई तो वो दौरे की हालत में थे। रखी की बेटी जल्दी जल्दी बता रही थी। दवाई तो दी थी ना तुम्हारी अम्मा ने? कितनी बार साईं मामू की तबीयत दवाओं की कोताही के सबब ख़राब हुई थी? पता नहीं जी, वो घबरा कर बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। साईं के कमरे के बाहर पहुंचकर सफियान ने कहा था। लड़की सार हिलाती वहां से भाग गई थी। साईं के कमरे में दाखिल होकर वो तेजी से इनकी जानिब बढ़ा था। वो बिस्तर पर ही टेढ़े मेढ़े पड़े थे, आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, हाथ पांव मुड़े हुए थे। सफियान ने ऐसी हालत में दी जाने वाली दवाई को इनके बेड की साइड टेबल से बरामद किया था। इसके कतरे इनके मुंह में टपकाने के बाद वो कभी इनके हाथ मलता तो कभी पाँव के तलवे सहलाने लगता। तकरीबन आधे घंटे के बाद जैसे ही दवा ने असर किया, इनको पसीना आने लगा था और हालत में बदतरीज बेहतरी आने लगी थी। साईं मामू ठीक हैं आप? आंखें खोलते देखकर वो इनको देखकर शफकत से मुस्कुराया था। साईं मामू ने पहले कभी जवाब देते, बस एक नज़र इसको देखकर पलकें मूंद ली उन्होंने। सफियान कितनी ही देर बैठा इनके माथे और सर को नरमी से दबाता रहा था। वो दवा के ज़हरे असर गहरी नींद में नहीं चले गए थे। तसल्ली करने के बाद इसने इनकी चादर दुरुस्त की और तकिया दुरुस्त करते हुए इसे एक पुरानी और बसीदा डायरी तकिए के नीचे नज़र आई थी।
सफियान ने वो डायरी उठाई तो 2-3 तस्वीरें इनमें से नीचे गिरी पड़ी थी। पहली तस्वीर में माँ, इनकी बहन और साईं मामू के साथ नाना नानी भी मौजूद थे। वो एक खुशबाश खानदान की हंसती खेलती जिंदगी की यादगार तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर में इसके माँ बाबा के साथ एक खातून दुल्हन बनी खड़ी थी और साथ ही साईं मामू दूल्हा बने खड़े थे। माँ और बाबा ने इसे और असफी को उठा रखा था। सफियान कितनी देर अपने बाप को बगौर देखता रहा था। वक़्त ने उन्हें मोहलत ही कहाँ दी थी, वो अपने बेटों को जवान होता देख सकते। तीसरी और आखिरी तस्वीर में साईं मामू एक खूबसूरत सी लड़की के साथ दूल्हा बनकर खड़े थे। सफियान का दिमाग चकरा कर रह गया था। क्या साईं मामू ने 2 शादियाँ की थी? और माँ बताती थी कि साईं मामू पहले ठीक थे, एक बार शदीद बीमार पड़े, फिर इसके बाद इनकी जहनी हालत कभी ठीक ना हो पाई थी। तो क्या साईं मामू की दिमागी हालत में इनके माजी का कुछ अमल दखल था? वो सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर इसने वो बसीदा डायरी खोली थी। मोतियों जैसी लिखाई में साईं मामू और इनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज बिखरे पड़े थे। मोहब्बतों के खेल में खसारा ही खसारा है, मगर जो ये खसारा है हमको जान से प्यारा। मोहब्बतों का खेल ये जग से ही निराला है, मगर जो ये खसारा है हमको जान से प्यारा है। मैं हैरान होता हूँ ये सब देखकर, और मेरा दिल दुखता है ये सोचकर कि ये ज़ात पात, रीतो रिवाज, ये कबीले तो परवरदिगार ने हमारी पहचान के लिए बनाए हैं। हमने क्यों खुद को इनका कैदी बना लिया है? जहाँ इंसान की मर्जी और खुशी की कोई हैसियत नहीं। अहमियत है तो इस बात की कि ऊंचे ख़ानदानों के ऊंचे शिमलों में कम ज़ाती का पाबंद न लगे। अदा हक नवाज की ख्वाहिश है कि रब नवाज की शादी मेरी बहन से करके मेरे अब्बे का सोना उगलती ज़मीन का मालिक बन जाए। इसे अदा रब नवाज की आंखों से छलकती बेजारी नज़र आती है, ना ही उम्रों का वो फ़र्क जो मेरी अदी और अदा रब नवाज के बीच है। मुझे तो अब्बा फार्मी कुकड़ कहते हैं और मेरी सोच को अंग्रेज़ी सोच इसलिए करके किसी भी फैसले में मेरी राय कभी पूछने की जहमत ही नहीं की जाती। सफियान पर जहाँ साईं मामू का माजी खुल रहा था, वहाँ इसकी सोच की कई परतें भी जाहिर हो रही थी। इसने 3-4 सफ़े एक साथ पलटे थे कि वह जल्द अज जल्द साईं मामू के ज़ात के इसरार की गुत्थी सुलझा लेना चाहता था, और अदा रब नवाज ने अपनी पसंद की शादी कर ली और अदी नसीमा जहर खाकर मर गई। नफ़रतों और बगावतों का यह सिलसिला रुका नहीं है, एक नए रुख पर रास्ता बनाता चला गया। अदा हक नवाज ने रब नवाज को गांव से निकल जाने को कहा। इनका ख्याल था कि जायदाद और ऐशो इशरत से दस्त बर्दारी का खौफ इनको मोहब्बत से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देगा, मगर वह इनकी खाम ख्याली थी। अदी की मौत से एक वीरानी है जो दिल की 4 दीवारी से घर के आंगन तक में फैली नजर आ रही है। अब्बा बहुत बीमार हैं तो अदी रबीना ज़ख्मी शेरनी बनी फिरती हैं। ऐसे में मेरा दिल बहुत उदास है। बस सोनी है जो मुझे हौसला देती है कि बुरा वक्त सदा नहीं रहता, अच्छे दिन भी आएंगे। जल्ली नहीं जानती कि अच्छा वक्त भी ऊंची ज़ात और ऊंचे शिमले वालों का होता है। गरीबों के लिए भला कैसा अच्छा वक्त। अदा रब नवाज के बाद मैं अपने मुस्तकबिल का सोचकर परेशान होता हूँ कि अदा हक नवाज ने अपने लाडले भाई को खुद से दूर करना गवारा कर लिया, मगर कबूल नहीं किया। क्या अब्बा भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे? अब्बा की तबीयत संभल जाए तो मुझे अब्बा से बात करनी होगी। सफियान की दिलचस्पी साईं मामू के माजी में बढ़ रही थी कि इसमें हक नवाज के भाई रब नवाज का भी जिक्र आ रहा था। इसे अब्बा के भाई का नाम पता था और यह भी कि इनकी जवानी में एक हादसे में वफात पा गई थी। इससे जुड़ी एक कहानी से भी वो कभी वाकिफ ना हो, ये नहीं सोचा था। पता नहीं किसकी बदवा का असर है या परवरदिगार की कोई आजमाइश के ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तार होती जा रही है। अब्बा एक रात सोए तो फिर उठ ही नहीं पाए। अदिरबीना पर मेरी शादी का भूत सवार है और सोहनी के इसरार पर मैंने अदिरबीना से जैसे ही शादी की बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। न जाने ये खून के रिश्ते बाज़ दफ़ा इतने जालिम क्यों बन जाते हैं कि इनको ना हमारे जज्बात नज़र आते हैं और ना ही दिल की खुशी। मैंने भी सोच लिया है कि मैं कभी भी सोहनी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सफियान ने एक बार फिर कई सफ़े पलटे थे। अदा हक नवाज के दिल में बाई की सोई मोहब्बत आखिर जाग गई, मगर जिन शराइ से जागी है वो बहुत अफसोसनाक है। बहुत फ़ख्र से अदी रुबीना बता रही थी कि अदा हक नवाज की बीवी तीसरी बार उम्मीद से है और अदा रब नवाज घर वापस आना चाहता है, मगर मैयत की सूरत कंधों पर सवार होकर नहीं। मैंने भी हक नवाज से कहकर इस शर्त पर इजाज़त दी है वापस आने की, अपनी सारी जायदाद से दस्तबरदार हो जाए और कैया मेरी बराबरी करे। अरे इसको तो मैं पैरों की जूती भी ना बनाऊं, जिसकी वजह से मेरी बहन मट्टी ओढ़ के सोगी। भांबड़ के साथ बने कच्चे कोठे में जगह दी है इसे, बेगम जी बुलाती है मुझे।
रब नवाज की सारी जायदाद इसने हक नवाज के नाम लिख दी है, मगर रकैया मैं उम्र भर माफ़ नहीं करूँगी। अब 2 बच्चों की उंगली पकड़कर तीसरा पेट में लिए। जिस पल अदीर बिना फ़ख्र से यह सब बता रही थी, मैं हैरान हूँ कि इनको देखते सोच रहा हूँ कि जब अल्लाह और इसका मज़हब हर इंसान को जीने का हक देते हैं, तो ये कैसे लोग हैं ज़मीन पर खुदा बनकर फ़ैसला करने वाले। और अदर अब नवाज रकैया को रकैया अदीर बिना के रहमो करम पर छोड़कर खुद अब्दी सफ़र पर चला गया। सफियान एकदम चौंका था। रब नवाज, रकैया, हक नवाज, वर्दा, कशफ, इसने कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी। ओ मेरे खुदा, रकैया चची जिनको माँ मुलाजमा कहती हैं वो हमारी हकीकी चची हैं, और वर्दा कशफ हमारे चचा की औलाद हैं। वो बड़बड़ाया था। दिमाग इतनी बड़ी हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था। इसने अगले सफ़ात खोले। अदर अब नवाज की मौत के बाद अदीर बीना ने रकैया की ज़िंदगी तंग कर रखी है। रकैया के यहाँ तीसरे बेटे ने जन्म लिया है, मगर बेटे की आमद भी इन सख्त दिलों को नरम नहीं कर सकी। मुझे तो अदा हक नवाज पर हैरत होती है कि अदीर बीना तो चलो चाचा ज़ाद है रब नवाज की, वो तो बाई हैं, इनका खून क्यों सफ़ेद हो गया है। वो क्यों नहीं सोचता कि वो औरत इसके भाई की मोहब्बत है, इसके मरे भाई की बेवा, और वो 3 बच्चे इसकी सगी भतीजी भतीजा है। मैं समझता हूँ अदीर बीना को, मगर खुदा हिदायत भी इनको देता है जो हिदायत लेने के ख्वाहा हों। और हाँ, मैंने सोनी से निकाह कर लिया है। बशीर की सरपरस्ती में निकाह हुआ है और बशीर ने बहुत भारी कीमत ली है खामोश रहने की, मगर अभी सोनी बशीर के घर ही है। मैं कोई अच्छा मौका देख कर ही इसे हवेली ले जाऊँगा। सफियान ने अजीब से एहसासात अपने अंदर उमड़ते महसूस किए। वो खुद इन किरदारों का गम अपने ऊपर झेलता महसूस कर रहा था। आज मेरा रानों के साथ निकाह, और मैं सोनी को बताकर ये निकाह कर रहा हूँ। मैं रानों को भी मना लूँगा कि वो भी सोनी के लिए दिल बड़ा करे। इन अल्फाज के साथ ही सफियान का दिल धड़क धड़क गया था। न जाने माजी के इन बसीदा सपनों में अब इसके लिए कौन सा राज खुलने वाला था। इंसानों को अपनी बसात पर चलाने वाले, खुद को खुदा समझकर दूसरों की डोरें कसने वाले कैसे भूल जाते हैं कि जब वो रस्सी खींचने पर आया तो इसकी पकड़ बहुत शदीद है। शादी के दिन शहर जाकर शादी की खरीदारी करने वाले अदा, हक नवाज और रानो हादसे के बाद मैयतों की सूरत घर पहुंचे थे। एक लम्हे में घर मातम कदा बन गया था। अदी रुबीना सकते में थी। सब कुछ मुझे ही देखना था। तदफीन और दीगर इंतजात में देख ना सका कि बशीर बेचैन था, मुझे कुछ कहना चाहता था। हादसे के तीसरे दिन जब मैं अपने दुख रोने सोनी के पास गया तो सोनी वहाँ नहीं थी। बशीर ने यह कहकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी कि वो मेरे निकाह वाले दिन जब काम से वापस आया सोनी इसे घर पर नहीं मिली, और सोनी का ताहाल कहीं पता नहीं था। मैंने इसे गांव की गली गली घर घर तलाश किया था, मगर सोनी ना मिलना था, ना मिली थी। सफियान का दिल एकदम रुक कर दोबारा चलने लगा था। इसने बेसाख्ता साईं मामू का दर्द अपने सीने में महसूस किया था। बेसुध पड़े साईं मामू पर नज़र डालते ही इसकी आंखें भी बाहर आई थी। डायरी के बहुत से सफ़े मुख्तलिफ अशार और बेमानी बातों से भरे हुए थे। आखिरी सफ़े पर जो बात लिखी नज़र आई थी, इसके बाद सफियान जैसे पत्थर का हो गया था। कब्रस्तान वाले कुएं के पास से किसी को एक जनानी चप्पल मिली थी, टूटी हुई। मैं भला कैसे न पहचानता कि गांव के मेले से मैंने ही वो चप्पल सोनी को लेकर दी थी। और थोड़ी सी कोशिश के बाद सोनी की फूली हुई लाश भी कुएं से निकल कर यह दास्तान खुद ब खुद सुना गई थी। अंधों के शहर में भला आइनों का क्या काम। रबीना अदी, तुमने और न जाने कितने बेगुनाहों की आहें अपने पलड़े में डालनी थी। कि इस जुल्म करने वालों ने मुझे इस जालिम वक्त की कीमत और तरीका तक बता दिया था, जब वो सोनी को मेरे बुलाने का कहकर कुएं तक लाए और इसे वहां धक्का देकर गिरा दिया। सफियान की लहू रंग आंखें किसी बड़े तूफान की खबर दे रही थी। कांपते हाथों से इसने सोनी और साईं मामू की तस्वीर उठाकर देखी थी और रो दिया था। और मैं शक करता रहा साईं मामू आप पर, जितने जुल्म आपके साथ हुए, कोई भी सही दिमाग होता तो इसका यही हाल होना था यकीनन। आह माँ, कैसे बरियत ज़िम्मा करवाएंगी खुद को, और किस किस से कराएंगी। जो जिंदगियां हैं चलो इन तक पहुँच मुमकिन भी है, और जिनका मरे हुओं का हिसाब आपके ज़िम्मा है, वो दौलत की हवस थी, जिद थी, या इंतकाम, जिसने रब नवाज, रानो, सोहनी, हक नवाज सबको निगल लिया। और आप आज भी इसी गरूर और जिद के तहत पर बदजमान है, जिनके पाए तले इन तमाम की ना तमाम हसरतों का खून दफन है। मुठ्ठियाँ पंचे वो अपने अंदर के हिजान पर काबू पाने में मसरूफ़ था। बहुत देर हो गई थी सफियान को साईं मामू के कमरे में बैठे हुए। इसने डायरी और तस्वीर इसी जगह पर वापस रखी थी।
पहले वाली कैफियत के बरक्स अंदर बाहर एक सकूत था जो इसे चारों ओर फैलता महसूस हो रहा था। वैरानी बड़ा सकूत। मोबाइल के बेल पर वो चौंका था। भाई, मेरी वर्दा से बात हुई है अभी? आज निकाह है कश्यप का, अभी कुछ देर में। मैं निकल आया हूँ, रास्ते में हूँ। आप खुदा के लिए किसी तरह मेरे आने तक ये रुकवा दें भाई, प्लीज़। वो बेरबत सा बोल रहा था। अच्छा रिलैक्स, मैं अभी जा रहा हूँ चची के घर, और यकीन करो मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, वादा। लेकिन तुम खुदा के लिए आराम से आओ। ड्राइवर किधर है? गाड़ी खुद क्यों चला रहे हो? इसे तसल्ली देकर सफियान ने परेशानी से कहा था। पता नहीं, शायद मैंने कहीं भेजा था इसे। इस वक्त ये अहम नहीं, अब बस अभी जाएं। असफन चीख उठा था। मैं कह रहा हूँ नासफी मेरी जान, अभी चली जाए तब भी मैं इस निकाह को होने नहीं दूंगा। तुम आराम से ड्राइव करो। तुम तो आम हालात में भी रैश ड्राइव करते हो। मत परेशान हो यार, अपने भाई पर भरोसा रखो। मैंने बहुत कुछ बताना है तुम्हें, ऐसा जो तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। अब तुम मोबाइल रखो और आराम से ड्राइव करो। भाई, मुझे बताएं फौरन कि आपने क्या किया है। बताता हूँ यार, फ़ोन रखो। सफियान ने डपट कर कहा और कॉल मुनक़ता कर दी। बाहर निकलते वक्त दरियाफ्त करने पर पता चला अम्मा अभी वापस नहीं आई थी और इस घर की दहलीज को 5 साल बाद पार कर रहा था। वो क्या करना है क्या नहीं, इसे याद आया था। चची के घर के अफराद इसको देखकर साकत रह गए थे। फिर इसके सलाम के जवाब में चची ही आगे बढ़ी थी और सर पे हाथ रखकर दुआ देकर बैठने को कहा था। कैसी हो कश्यप, और तुम यंग मैन? न जाने इसकी आवाज़ बरा गई थी इन दोनों से मुखातिब करते हुए। ठीक, आप सुनाएं, आज कैसे रास्ता भूल गई यहाँ का? कश्यप ही हैरत के झटके से सबसे पहले निकली थी। बाई कहती थी तुम मुझे, और अच्छी बहन हो के तुमसे मुताल्लिक खबरें मुझे यहाँ वहाँ से मिलती हैं। वो फीका सा मुस्कुराकर बोला था। कश्यप ने होंठ पेंच लिए थे। चची जान, एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, रद्द मत कीजिएगा। इसकी इल्तिजा ने सबको ही परेशान कर दिया था। बेटा इल्तिजा क्यों, हुक्म करो। रुकैया मुस्कुराई थी। बेटे हुक्म नहीं देते, माएँ देती हैं। बेटे सिर्फ इल्तिजा करती हैं। इसकी बात आज भी वैसी ही थी, दिल मोह लेने वाली, अपना बना लेने वाली। सफियान भाई, चुप करो कश्यप। जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटे नहीं बोलते। वो नरमी से हाथ उठाकर इसे टोक गया था। इसी पल मोबाइल की बेल पर फिर असफंद का नंबर चमका था। ये लड़का भी ना, बड़बड़ाकर सफियान ने सेल कान से लगाया था। यार, मैं चची के घर पर हूँ, तुम्हारा ही मुकदमा। मगर बात पूरी होने से पहले ही वो खड़ा हो गया था। जी भाई हूँ इसका। सफियान के चेहरे का रंग जर्द पड़ा था कि कश्यप को अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई थी। इसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा था। कब, कहाँ, अब कहाँ है? कैसी हालत है? मैं पहुंच रहा हूँ। सफियान की आवाज़ कांप रही थी और हाथ भी। असफी का एक्सीडेंट हुआ है शदीद। इसने मुझे भेजा था कि इसके पहुंचने तक कश्यप का निकाह रुकवा दूं। वो सफ़र में था, वर्दा ने इसे बताया था। इसने मुझे कॉल की। सर को हाथों में थामते वो गुलगुर लहजे में कहता वहीं कुर्सी पर डह गया। कश्यप सीने पर हाथ रखे घुटनों के बल फर्श पर गिरी थी। रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गई थी इसकी। परवरदिगार रहम, मालिक रहम, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। हम में और लाशें उठाने की हिम्मत नहीं है। बरकैया भी रो दी थी। मेज़ पर मोबाइल छोड़कर सफियान ढीले कदमों से बाहर निकल गया था। असफी किसी सरगोशी की सूरत वो नाम इसके लबों से निकला था और वो फूट फूट कर रो दी थी। मेरे घर पर हादसा हो गया, इसलिए निकाह की तकरीब मुलतवी कर दी। रकैया रोते हुए मोबाइल पर किसी से कह रही थी। गुड्डू साकत सा बैठा था। दिमाग पर आने वाली चोट के बायस वो बेहोश था। डॉक्टर कुछ खास पुरुमीद नहीं थे। एक टांग भी शदीद जख्मी थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया था और गलती भी इसी की थी। खबर मिलते ही माँ भी फ़ौरन अस्पताल पहुंची थी। अब बेंच पर बैठी रोते हुए तस्बीह पढ़ रही थी। सफियान आहिस्ता से चलता हुआ इनके पास जा बैठा था। सैफ़ी, वो ठीक तो हो जाएगा ना? इसने तो अगले हफ्ते आना था, आज क्यों आ रहा था? वो बेकरारी से बोली थी। कश्यप के निकाह का पता चला था, इसे वहीं रोकने के लिए। वो सामने देखता हुआ मशीनी अंदाज में बोला था। बर्बाद हो ये कश्यप, मेरे बेटे की आई इसी को आ जाए। इसी दिन से डरती थी मैं, इसी दिन से। वो वावेला करते हुए बोली। डरती ही तो नहीं है माँ, आप डरती ही तो नहीं है। वो बुड़बुड़ाया था और बिना निचोंक कर बेटे को देखा था। डरती तो वो सब कुछ ना करती तो आज तक करती आई हैं। वो अब भी सामने देखकर बोला था। क्या किया है मैंने सैफ़ी? नेकी ही कमाई, यतीमों को सहारा देकर जो मेरे गले पड़ गई।
नेकी नहीं थी माँ, गुनाह था, बल्कि गुनाह थे जिनको आपने नेकी का नाम नहात लबादा उड़ा दिया। चचा रब नवाज की सारी जायदाद के वारिस थे इनके बीवी बच्चे। आपने क्या किया? यतीमों का हक गजब कर लिया और इनको सदका खैरात देकर जहरबार भी कर लिया और वाह वाह भी समेट ली। आपकी औलादे सोने का नवाला मुंह में लेकर पैदा हुई, आलीशान तर्ज ज़िंदगी देखा, गुजारा और बरता। इन सब पर इन यतीमों का भी बराबर का हिस्सा था। ये इंसान की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात इसके लिए सबक होते हैं या इबरत? नेक लोग इससे सबक लेते हैं और हमारे जैसे इनसे इबरत। अफसोस ना सबक लिया ना इबरत। चचा रब नवाज की मौत आजमाइश थी हमारे घर के लिए। यतीमों के सर पर हाथ रख लेती, इनका हक दे देती तो आज एक मान से तस्बीह लेकर बेटे की ज़िंदगी मांगती। सोनी को कबूल कर लेती तो हो सकता है परवरदिगार रहम खाकर आपके अब्बा की ज़िंदगी भी बख्श देता, मगर आपने तो इसकी ज़िंदगी की डोर को ही काट डाला। वो तलखी से हंसा था और बिना किसी बुत की मनिंद साकत थी। कितनी ज़िंदगियों से खेली आप और खेलती आ रही हैं। किसी एक लम्हे भी आपको किसी एक पर भी रहम नहीं आया। आप भूल गई कि रहम करने वालों पर भी रहम का वादा है। अरे खुशियों और ज़िंदगियों की बाजी खेलते खेलते आपने तो अपनी औलाद तक नहीं बख्शा। वो रुकैया के बच्चे थे, ये आपको नज़र आया। वो रब नवाज के भी तो बच्चे थे, मैं भी तो आपका बेटा था। असफ़ी भी आपकी औलाद है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल आ गई, मगर ज़िद, नफ़रत, इंतकाम, दौलत की हवस का ये खेल आज भी जारी है। खुदा की कसम मेरा इल्म महदूद है, मगर इतना जानता हूँ कि यह नमाज़ें, रोज़े, सजदे, हज कबूल नहीं है अगर आप मामलात में ठीक नहीं। असफ़ी की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद चची और इनके बच्चों के नाम करने का इरादा कर लिया है। वो बोलते बोलते थक गया था, तब ही इनके पास से उठकर सामने खिड़की में जा खड़ा हुआ था। रुबीना जैसे जल्जलों की जद में थी। मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे असफ़ी को ना देना। कुछ देर बाद उन्होंने नज़रें उठाकर बेआवाज़ दुआ की थी। रकैया दरवाज़ा खोलकर किसी हारे हुए जवारी की तरफ अंदर दाखिल हुई थी। बेगम जी, असफ़ी तो ठीक है ना? रकैया तड़प कर बोली थी। बेगम जी नहीं, बाजी कहो। रकैया, इसी बेगम जी सुनने का शौक़ ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरे असफ़ी के लिए दुआ करो। तुम तो बहुत नेक हो, खालिस रियाकारी से पाक और साबर, और यही वो खसूसियात हैं जिनको अपना कर तुमने जन्नत कमा ली, और इनको गंवा कर मैंने अपनी दुनिया भी खो दी और जन्नत भी। वो दीवानों की तरह कह रही थी। तुम्हारा सब्र मुझे ले डूबा रकैया, तुम्हारे बच्चों की यतीमी ने मेरी आखिरत ख़राब कर दी। बेगम जी क्या हुआ, आप क्या कह रही हैं? असफ़ी, असफ़ी कैसा है? कशफ रोते हुए इनके सामने आई थी। तुम कशफ हो, मेरे असफ़ी की ज़िंदगी हो। वो तुम्हारे लिए आ रहा था, तुम मांगोगी तो वो ज़रूर तुम्हें इसकी ज़िंदगी बख्श देगा। वो कशफ का चेहरा थाम कर बोली थी। लोग कहते हैं कि माँओं की दुआ में बड़ा असर होता है, मगर वो माएँ और होती हैं, तुम्हारी माँ जैसी बेलौस। मैं तो अच्छी बेटी थी, ना अच्छी बहन और ना ही अच्छी माँ। मेरी कैसे सुनेगा वो? मेरी नहीं सुन रहा। डॉक्टर कहते हैं कि अगले चंद घंटे बहुत अहम है, दवा करो। मैं कैसे दवा करूँ? किस मुँह से दवा करूँ? इन हाथों से दुआ करूं जिन पर लगा कई लोगों का खून मुझे नजर आ रहा है। रब नवाज का, हक नवाज का, सोनी का, मैं वो अपने हाथों को देखती खुद से बोल रही थी। वर्दा ने आगे बढ़कर इनको कुर्सी पर बैठा दिया। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब लंगड़ा कर चलता हुआ दूल्हा बना असफ़ी इसके सामने आकर बैठा। तो तुम भी कहोगी कि क्या किस्मत है, मेरी भी लंगड़ा दूल्हा मिला है। अल्फाज के बरक्स लहजा बेसाज था इसका। टांग का लंगड़ा चल जाएगा, बस सोनी लंगड़ी नहीं होनी चाहिए, बस सोच लंगड़ी नहीं होनी चाहिए। बातों में तुम्हारा आज भी सानी नहीं है। इसकी बात के जवाब में मुस्कुराकर बोला था, तुमने हमें माफ़ तो कर दिया ना कशफ? इसका हाथ थाम कर इसने संजीदगी से कहा था। आपने क्या किया था? वह संजीदगी से बोली थी। शायद किस्मत में ऐसा लिखा था। कशफ ने मजीद कहा था। बेगम जी कैसी हैं अब? बेगम जी नहीं ताई जान, इसने तहसी की। हूँ, पुरानी आदत है, छूटते छूटते जाएगी। वो मुस्कुराई थी। कैसा हो सकता है पछताऊँ और एहसास जुर्म का मारा हुआ इंसान, जिसके जुराइम की फ़हरिस्त भी बहुत लंबी हो। डॉक्टर्स कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। तुमने उन्हें माफ़ तो कर दिया ना? सच पूछें तो हकीकत जानकर मैंने बहुत नफ़रत महसूस की थी इनके लिए, और तय किया था कि इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मगर अब इनकी हालत देखकर सिर्फ तरस आता है इन पर। जिस बंदे को दुनिया में ही अपने गुनाहों का एहसास हो जाए तो वही एहसास इसके लिए माफ़ी का ज़रिया भी होता है।
और तौबा की तरफ सफ़र भी। जो इस सफ़र पर गामजन हो जाए तो हम इंसानों को क्या औकात कुछ कह सकें, वो संजीदगी से बोली थी। अच्छा तो निकाह करने चली थी मोहतरमा, इसे अचानक याद आया था, मगर इसे रखवाने की ये जो भोंडी कोशिश तुमने की थी मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। शादी की तस्वीरों को जब भी देखूंगी दाग दाग चेहरे वाला दूल्हा नज़र आएगा। बस यार कैसे हो गया वो सब पता भी नहीं चला, और मैं तो इस बंदे को मारने का इरादा लेकर वहां से निकला था, जिसकी इतनी जुर्रत कि मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। एक तो आप और आपके अनोखे इरादे, वो जलकर बोली थी। वो तो शुक्र है परवरदिगार ने आपको कुछ चोटें देकर किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और ये सब मेरी दुआओं के सबब हुआ। वो इसकी नाक पर उंगली मारकर बोली थी। मैं तो इस रब का जितना शुक्र बजा लाऊं कम है, जिसने मेरे सारे दुख समेट कर सारी खुशियां मुझे दान कर दी।